be eligible for their e-certificate. Now, without further ado, we'll hand over the control to our most esteemed speaker, Mr. Rana Awais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I'm glad that around 80 plus participants or almost 90 participants have joined so far. सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ, although thanks to सऊदा एंड नवीरा, उन्होंने तारुफ ऑलरेडी करवा दिया. आई होप सबको आवाज़ क्लियर आ रही होगी. चैट में कोई भी इशू होता है आप सवाल कर सकते हैं या मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो गया था. मैं सिर्फ 7 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उसका बता देता हूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें पहले मैं ऑयल रिफाइनरी में था जो कि पोर्ट कासिम पे होती है कराची में. उसके बाद आई हैड वर्क इन सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके अलावा मेरी कंसल्टेशंस रही हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री के साथ, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. तो इन सब एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है और जो मैं अभी तक सिखाते हुए आ रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल्स पे या माइंड्स फ्रॉम इंजीनियरिंग में, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के सामने होगी. यहाँ पर आज का जो सेशन है उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, और कुछ हमारे इंटर्न्स भी हैं जो कि वर्चुअल इंटर्नशिप का हिस्सा हैं. तो उनको ऑलरेडी कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की थी कल के सेशन में. एनीवेज, आई एम पार्ट ऑफ IBA एज वेल, जहाँ पर मैं IoT का लीड इंस्ट्रक्टर हूँ. आई हैव बीन पार्ट ऑफ माइंड्स फ्रॉम इंजीनियरिंग ऑटोमेशन. ये सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इधर मैं वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मैंने खुद सीखी हैं या मैं सीखते हुए आ रहा हूँ इंडस्ट्री के साथ. उसके अलावा आई हैव बीन अ पार्टनर ऑफ सम फॉरेन कंपनीज, और उसमें एक सीमेंस भी है, फिनिक्स भी है. कुछ कंपनी से मुझे स्पॉन्सर भी कर रखा है फॉर पाकिस्तान. स्पॉन्सर का मकसद ये होता है, वो कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट लें और इसके ऊपर कंटेंट बनाएं या इसके ऊपर ट्रेनिंग्स करवाएं लोगों को, या ये इंडस्ट्री के अंदर जाके पिच करें. तो उससे ये एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि उन्होंने देखा होता है कि मेरा एक्सपीरियंस से मेरी प्रोफाइल क्या है. तो इट्स बीन एन ऑनर वर्किंग फॉर देम इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह. और इसके अलावा सिस्को के साथ एफिलिएशन है. तो ये जितनी भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन IoT की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ किताबें पढ़ ली हैं या मैंने कुछ कोर्सेज कर लिए और वही चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ. तो उनके साथ प्रैक्टिकली और हैंड्स ऑन काम कर रहे होते हैं. तो मुझे अभी एग्जिस्टिंग स्टेट पता है कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री 4.0 पे किस तरह से काम कर रही हैं, और वो मैं चीज़ें कुछ इन 2 सेशंस में हम लोग शेयर कर भी रहे होंगे. सेशन का फ्लो कुछ ये होगा. आज कंप्लीटली थियोरेटिकल चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग बना रहे होंगे इंडस्ट्री 3.0 और इंडस्ट्री 4.0 के कॉन्सेप्ट्स में. और कल का जो सेशन है वो मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज उसके अंदर शो करें और कुछ चीज़ें आपसे करवाएं भी उसके अंदर. तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि हम लोग इसको ऑफिशियली स्टार्ट डिस्कशन अपनी स्टार्ट कर सकें. एक सेकेंड. ओके, आई होप आप सबको प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी. जी सर. थैंक यू. तो इंट्रोडक्शन टू डबल IoT बहुत इंपॉर्टेंट है. डबल IoT या इंडस्ट्री 4.0, एक तो बहुत सारी टर्म्स आजकल पॉपुलर हैं कि हमारे पास कोई डिजिटलाइजेशन कह रहा होता है, कोई इंडस्ट्री 4.0 सॉल्यूशंस इंजीनियर्स कह रहा होता है, कोई कहता है डबल IoT इंजीनियर, कोई कहता है IoT एंड AI. तो आप मेरे ख्याल से स्क्रीन पे जो कोई लिख रहा है वो इसको ना लिखे, या किसी से मेरे ख्याल से गलती से ये हो गया. आई एम नॉट श्योर इसको हटाते कैसे हैं. एक सेकेंड.
मैं स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जी, तो जितनी भी ये टर्म्स मैंने बताई हैं डबल आईओटी इंडस्ट्री 4.0 की, तो इसका हम लोग डिफरेंस चेक कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे ये टर्म्स किस जुमरे में यूज होती है और कौन सी टर्म कब यूज करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन मेरा ऑलरेडी हो गया है, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इंडस्ट्री 4.0 से पहले 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस रही हैं, ठीक है। इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे पहली जो इंडस्ट्री 1.0 थी उसके अंदर हम लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन की तरफ इन्वेंशन हुई थी, जिसके अंदर स्टीम इंजन से और रेलवेज की इन्वेंशन थी। कीवर्ड इन्वेंशन है। इंडस्ट्री 2.0 के अंदर मास प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड असेंबली लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और असेंबली लाइन हमारे पास यहाँ पर इंडस्ट्री 2.0 के अंदर आ गई थी। इलेक्ट्रिसिटी भी एक अपने आप में एक इन्वेंशन थी। चीजें मैकेनिकल की तरफ से इलेक्ट्रिकल की तरफ मूव होना शुरू हो गई थी। इंडस्ट्री 3.0 के अंदर हमारे पास कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, पर्सनल डिवाइसेस, इंटरनेट। तो जो दो की टेक्नोलॉजीज थी ऑटोमेशन में जिससे हमें काफी मदद की, वो सेमीकंडक्टर्स थे और हमारे पास इंटरनेट था, ठीक है। इंटरनेट से हमारे पास जो भी हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर सेमीकंडक्टर्स के जरिए हम लोग आज लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें इंडस्ट्री 3.0 की इन्वेंशन से मिलती हैं। जो पिछली इन्वेंशन से, हर इन्वेंशन में कोई ना कोई, हर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में कोई ना कोई इन्वेंशन मौजूद है, कोई ना कोई बड़ी ऐसी चीज मौजूद है जिसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। इंडस्ट्री 4.0 के अंदर क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास इंटरनेट था फॉर हम लोग मोबाइल फोन्स, लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, अब इंटरनेट की बात हो रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, कि हम लोग इंडस्ट्रियल डिवाइसेस या स्मार्ट सिटी की डिवाइसेस, होम ऑटोमेशन की डिवाइसेस में हर चीज में इंटरनेट ला सकें, तो ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। जैसे हमारे मोबाइल फोन दूसरे मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट एप्स होती हैं, हमारे पास वेब ब्राउजिंग अवेलेबल है, हम लोग मोबाइल के जरिए हर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह घर में हमारे पास लाइट, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब चीजें, इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास मोटर, पंप्स, मशीन्स हैं। तो सब चीजें आपस में कम्युनिकेट कर रही हो, जिसको हम लोग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं। और सब डेटा हमारे पास मोबाइल फोन, टैबलेट्स, वेबसाइट्स और इस तरह से हमारे पास एक्सेस हो। अगर कंप्यूटिंग 1960 में स्टार्ट हुई थी, तो अब एडवांस कंप्यूटिंग और एआई की बात करें कि डेटा ज्यादा बड़े लेवल पे जनरेट हो, जिसको बिग डेटा कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम लोग मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकें कि पास्ट प्रेजेंट के डेटा को लेके फ्यूचर का डेटा हम लोग देख सकें। इसी तरह स्मार्ट मशीन्स का कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री 4.0 के अंदर। जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें ये देखो कि कोई न्यू इन्वेंशन पहली चीज नहीं है। स्मार्ट मशीन्स किस तरह से हमें मिल रही हैं कि वही इंटरनेट है जो इंडस्ट्री 3.0 के अंदर था, लेकिन वो हमने अब मशीन्स के लिए दे दिया है ताकि मशीन्स आपस में भी बात कर सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटिंग भी वही है, बट कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और उसकी वजह से डेटा बिग डेटा में कन्वर्ट हो गया है। और जो स्टैट्स हम लोग यूज करते थे रिग्रेशन और उसके एल्गोरिथम से, वो फुल फ्लैश पाइथन यूज करते हुए हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर यूज करते हैं। तो पीछे भी कॉन्सेप्ट वही था, प्रिडिक्शंस पहले भी कर रहे होते थे, लेकिन अब काफी इजीली और काफी बड़े डेटा पे हम लोग कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि इंडस्ट्री 4.0 का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे हमारे पास इंटरनेट की इन्वेंशन थी, कंप्यूटर्स की इन्वेंशन थी, इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन थी, स्ट्रीम की इन्वेंशन थी, इस तरह से कोई इन्वेंशन नहीं है। बट इंडस्ट्री 4.0 एक रेवोल्यूशन है, एक मूवमेंट है, जिसके जरिए हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज को स्मार्ट इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, होम्स को स्मार्ट होम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिटीज को स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्स को स्मार्ट ऑटोनोमस कार्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो ये टेक्नोलॉजीज जो है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, सब टेक्नोलॉजीज, ये हमें हेल्प कर रही होंगी ये चीज अचीव करने में। तो आपका कोई सवाल हो, इस हवाले से आप लोग चैट में कर सकते हैं साथ साथ। बाकी आई वुड रिक्वेस्ट, बल्कि सही है, मेरे ख्याल से कैमरा मैंने फिर ऑन कर दिया ताकि आप लोग थोड़ा बहुत मुझे देख सकें और थोड़ी क्लास इंटरेक्टिव हो सके, सेशन जो। अच्छा, ये कुछ डिवाइसेस हैं दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन 2006। आईफोन, आईपैड, 4G, उबर, एंड्रॉइड, ऑक्यूलस, इंस्टाग्राम। और टाइम टू मार्केट जो है, फॉर एग्जांपल कुछ इसमें से एप्लीकेशंस का या हार्डवेयर का, वो कुछ साल ही है। कहने का मकसद ये कि टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस इतनी तेजी से चेंज होती हैं। अब आईफोन जो है वो आई बिलीव $1 ट्रिलियन कंपनी है, एप्पल जो है, सॉरी, जिनकी प्रोडक्ट है आईफोन और आईपैड। इंस्टाग्राम $1 बिलियन कंपनी है, उबर $1 बिलियन कंपनी है।
तो ये चीजें वक्त के साथ बहुत तेजी से चेंज होती हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 को भी यही कॉन्सेप्ट है कि ये देखो, नोकिया का आप सबको पता है कि वो किस तरह से ऑब्सलीट हो गया था, उन्होंने अपने साथ 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 इनोवेट नहीं किया। याहू की अभी हमारे पास सामने एग्जांपल है, वो कुछ कंपनीज को एक्वायर कर सकता था, उसने नहीं किया। तो इससे जाहिर ये होता है कि इंडस्ट्रीज भी अगर आज के जमाने में इनोवेट नहीं करेंगी तो हो सकता है 10 साल बाद वो एग्जिस्ट करे ही ना। ठीक है, तो ये मार्केटिंग में, इनोवेशन में, एमबीएस के अंदर बहुत पढ़ाया जाता है, बट कुछ लोग इसको सीरियस लेते हैं, कुछ इंडस्ट्री सीरियस नहीं लेती। तो कॉन्सेप्ट यही है कि आज अगर इंडस्ट्री डिजिटल ट्विन के ऊपर, इंडस्ट्री 4.0 के कॉन्सेप्ट पे नहीं काम करती, हो सकता है जो प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की कॉस्ट रिक्वायर्ड हो वो अगले 10 साल बाद अचीव नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने इनोवेट नहीं किया। स्टील मिल की हमारे सामने एग्जांपल है पाकिस्तान में। ठीक है, ये जो मैं बता रहा था, टाइम टू रीच 100 मिलियन कस्टमर्स 2 साल में इंस्टाग्राम ने रीच कर लिया। पोकेमोन गो, इट वाज जस्ट अ गेम, लेकिन आपको पता है कि गेमिंग और उसकी इंडस्ट्री में ऑलरेडी कितना बूम आया हुआ है। वेब, टेलीफोन, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। 4IR इज स्टिल अ विजन इन अ सेंस कि अगर कोई कहता है यार पाकिस्तान में 4IR की बहुत इंडस्ट्रीज हैं, वो गलत है। अगर वो कहता है बाहर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं 4IR पे टोटली कन्वर्ट हो सकती हैं, वो गलत है। वो कुछ कुछ पोर्शंस के अंदर कन्वर्जन जारी है, बट मैं बताऊंगा किस तरह से कौन सी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। 4IR का विजन क्या है? फ्लेक्सिबल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, मास पर्सनलाइजेशन। अगर आप आज टोयोटा की इंडस्ट्री में जाते हो, या चांगान यहाँ पे असेंबल हो रही है, होंडा की इंडस्ट्री में जाते हो, मैं ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री में पिछले हफ्ते ही गया हुआ था एक पॉडकास्ट में, 1.5 हफ्ते पहले। तो वो जो पार्ट्स प्रोडक्शन लाइन पे लगे होते हैं, या कोई गाड़ी प्रोडक्शन लाइन पे लगी होती है, वही उस वक्त बन रही होती है कि कल्टस की प्रोडक्शन जा रही है, ऑल्टो की प्रोडक्शन जा रही है। अब मैं कहता हूँ यार कि एक गाड़ी जो है मेरी उस वक्त कल्टस बन रही हो, उसके पीछे करोला आ जाए, या जो कल्टस बन रही है उसके अंदर डिफरेंट कलर की हो, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे मल्टीपल कलर्स की कुछ एक गाड़ी मांगी हुई है। तो पर्सनलाइज लेवल पे हर बंदे की, हर क्लाइंट की ख्वाहिश के मुताबिक गाड़ी डिजाइन हो रही हो, तो इस तरह से कोई पर्सनलाइजेशन की जाए, प्रोडक्शन लाइन फास्टर हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। अक्सर ये होता था कि अगर हम लोग मशीन की स्पीड बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रोडक्ट की डिस्टर्ब हो जाती है। कनेक्टिविटी अमंग मशीन्स एंड प्रोसेसेस, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है, और डिजिटल ट्विन का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आगे बताऊंगा। इंटेलिजेंट डिवाइसेस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स। ठीक है, 4IR की टेक्नोलॉजीज कौन सी आ जाती है? तो मैंने बताया 4IR में जैसे 3IR के अंदर इंटरनेट और सेमीकंडक्टर्स इन्वेंशन थी, 4IR के अंदर कोई इन्वेंशन नहीं है। वो बात करते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम्स की। फिजिकल हमारे पास सेंसर्स हैं, मशीन्स हैं, उनकी सारी, उनका सारा डेटा, उनकी सारी एनिमेशन, विजुअलाइजेशन हमारे सामने एक टैबलेट पे या मेरे मोबाइल फोन पे एज इट इज आ जाए कि मेरी गाड़ी बन रही है किसी इंडस्ट्री में, तो अभी कौन सी प्रोडक्शन लाइन पे और क्या चीजें उसके ऊपर अभी इंस्टॉल हो रही हैं, रियल टाइम में मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही हो। इसको डिजिटल ट्विन भी हम लोग कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कॉन्सेप्ट, स्मार्ट फैक्ट्रीज भी है, स्मार्ट हेल्थ भी है, स्मार्ट सिटीज भी है, ऑटोनोमस कार्स भी है, सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशन है। डबल आईओटी जो है वो आईओटी का सबसेट है, और डबल आईओटी रेफर करता है स्मार्ट फैक्ट्रीज के लिए। तो अगर कोई आईओटी कहता है इंडस्ट्री के लिए, तो अगेन तुम लोग को अब समझ जाना चाहिए आईओटी का मकसद स्मार्ट होम, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट सिटीज की तरफ है। कोई डबल आईओटी कहता है, जैसे आप लोग अब डबल आईओटी इसको कहोगे तो अगले को पता चल जाएगा, एचआर वाला होगा या कोई टेक्निकल मैनेजर होगा, कोई इंडस्ट्री का सीईओ होगा, वो पता चल जाएगा कि इसको एटलीस्ट टर्म्स क्लियर है, तो इस स्टूडेंट को कोई ना कोई नॉलेज है। अब कोई कहता है यार इंडस्ट्री 4.0 पे मैं जॉब करना चाह रहा हूँ, तो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर तो बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं, बट इंडस्ट्री 4.0 को आप रेफर करना है स्मार्ट फैक्ट्री के ऊपर कि इंडस्ट्री 4.0 फॉर स्मार्ट फैक्ट्री, या इंडस्ट्री 4.0 फॉर इंडस्ट्रीज, या फिर डबल आईओटी आप कह लो। इंडस्ट्री 4.0 एक रेवोल्यूशन है, एक मूवमेंट, और डबल आईओटी उसकी फील्ड है फॉर स्मार्ट फैक्ट्रीज। तो ये टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। 4IR के अंदर एआई भी है, कोलैबोरेटिव रोबोट्स भी है, रोबोट्स इंडस्ट्री 3.0 के अंदर भी थे। अब रोबोट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी, कि एक रोबोट बता रहा होगा मैंने गाड़ी का ये गेट असेंबल कर दिया, गाड़ी का इंजन लग गया है, अब आगे जा रही है गाड़ी, और वो दूसरे रोबोट को कहेगा अब गाड़ी का पेंट करना है आपको। ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट है, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मशीन खराब हो जाती है और उसके अंदर कोई शाफ्ट, कोई मोटर, कोई बेरिंग मसला कर जाता है, तो वो बजाय कि बाहर से आए या आपके पास स्पेयर नहीं है तो आप 3D प्रिंटर के जरिए वहीं पे बना लो।
बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग है कि अब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा तादाद में आ रहा होगा, कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रही है, कि जो डेटा इंडस्ट्री 3.0 में जाया हो रहा होता था मशीन से, सही है, तो अब वो भी हम लोग इंडस्ट्री 4.0 के अंदर क्लाउड के ऊपर भेज रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं डेटा जो है सारा। तो वो डेटा बिग डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम, उसकी वेरासिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिफरेंट टाइप्स का डेटा होगा, बहुत ज्यादा तादाद में डेटा होगा, बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा होगा डेटा, जिसको बिग डेटा कहते हैं। और उसको स्टोर करने के लिए इंडस्ट्री के पास ऑप्शन होता है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखें, अपने सर्वर्स रखें, जिसके अंदर यही हार्ड ड्राइव्स वगैरह ये यूज हो रही होती है। अगर आप इंडस्ट्रीज में जाओ तो आईटी सर्वर, आईटी रूम होता है, या आप अपनी यूनिवर्सिटीज में जाओ तो आईटी रूम होता है। तो अब इंडस्ट्री या तो अपना डेटा रूम बनाए, वो कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है, मतलब उसको ऑन प्रेमिसेस क्लाउड अपना बना ले, वहीं पे क्लाउड हो, या फिर गूगल का क्लाउड या अमेजोन का क्लाउड यूज कर ले और डेटा सारा वहां पे भेज दे। और साइबर सिक्योरिटी आ जाती है कि जो इतना सारा डेटा आ रहा है और इतनी ज्यादा जगह पे लोगों को एक्सेस मिल रही है, और इतनी ज्यादा लोगों को एक्सेस मिल रही है, उसको सिक्योर कैसे करना है। तो ये 4IR की टेक्नोलॉजीज हैं। हम लोग मेनली बात कर रहे होंगे डबल IoT फॉर स्मार्ट फैक्ट्रीज। डबल IoT के कॉन्सेप्ट की अच्छी बात यह कि इट्स अ कोर फील्ड, IoT इज अ कोर फील्ड ऑफ 4IR, और डबल IoT इज अ कोर फील्ड फॉर इंडस्ट्री 4.0 फॉर स्मार्ट फैक्ट्रीज। और डबल IoT के अंदर साइबर फिजिकल सिस्टम्स भी आ जाते हैं, AI भी आ जाती है, कहीं ना कहीं जाके रोबोट्स भी आ जाती है, कहीं ना कहीं जाके बिग डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ जाती है, कहीं ना कहीं जाके साइबर सिक्योरिटी भी आ जाती है। तो ये सब फील्ड्स कहीं ना कहीं जाके इंटरेक्ट कर रही होती हैं। अब इस सब चीजों को सीखना, इन सब स्किल्स को सीखना बहुत मुश्किल है, बट एक चीज आपको जाहिर हो गई होगी कि इसमें ये डोमेन नहीं है कि इंडस्ट्री 3.0 के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है, ट्रांसफार्मर जनरेशन और उस पे, और मैकेनिकल वाला अपने मैकेनिकल चीजों पे काम कर रहा है, कंप्यूटर साइंस वाला अपनी चीजों पे काम कर रहा है। इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लर्ड लाइंस हैं कि आपकी स्किल सेट अब IoT है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, प्रोग्रामिंग भी है। तो कंप्यूटर साइंस वाले को हो सकता है कुछ हार्डवेयर की चीजें सीखनी पड़े, इलेक्ट्रिकल को चाहिए कुछ क्लाउड की चीजें उसको सीखनी पड़े, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की चीजें सीखनी पड़े। तो बहुत ज्यादा ट्रेंड इस तरह से मैकेनिकल इंजीनियर्स को हो सकता है, क्योंकि रोबोट्स भी हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी है, ये चीजें भी सीखनी पड़े, या उसको अपनी मैकेनिकल इक्विपमेंट से डेटा कैप्चर करना है तो उसको IoT भी सीखना पड़े। तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट्स इस तरह से इसके अंदर। तो इसके अंदर बंदा जो सॉरी इसके अंदर जो बंदे की पोजीशन होगी, अब वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होगी, वो IoT डेवलपर होगी, वो AI इंजीनियर होगी, वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होगी, इस तरह से होगी। कहने का मकसद ये था कि आपको अब अपनी फील्ड से हटके ये स्किल्स भी इस तरह से लेनी पड़ेंगी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2025 तक यही टॉप 10 स्किल्स रहेंगी जो कुछ सामने मेंशन है। अच्छा, अब डबल IoT पे आने से पहले मुझे दो चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सेकंड इज IoT। उसके बाद ही आप लोग डबल IoT बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। काफी जगह पे ये होता है कि आपको कहीं आपने कोई कोर्स कर लिया होता है या कहीं आपने इंटर्नशिप कर ली होती है, वो डायरेक्ट इंडस्ट्री 4.0 पे जंप कर जाते हैं। मैंने बताया इंडस्ट्री 4.0 जो है, नीचे इंडस्ट्री 3.0 ही होगी बेस में, उसके ऊपर इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजी स्टैक बनेगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं देख लेता हूँ अगर किसी ने कोई सवाल किया हो। अभी तक कोई सवाल नहीं है तो आप लोग साथ साथ सवाल कर सकते हैं, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आप लोग अभी चैट में सवाल कर सकते हैं, और उसके बाद एंड में हम लोग इंशाल्लाह 10 to 15 मिनट्स का सेशन करेंगे, ताकि हम लोग उसमें आपके माइक ओपन करके सवाल ले सकें। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्री 3.0 की टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग PLC, HMI, SCADA इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, हार्डवेयर यूज करते हुए अपनी मशीन्स को प्रोग्राम करते हैं। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जहां एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे आपकी सारी मशीन्स और आपके प्लांट्स, आपके बॉयलर्स, आपके फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो गए, आपके हीटर्स हो गए, बर्नर्स हो गए, इस तरह की सारी मशीन्स को हम लोग ऑटोमेट करते हैं, ताकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो। पहले क्या होता था कि इंसान, वो हैंडल वेल्व्स लगे होते थे, उससे एक जगह से फ्लो खोल रहा है पानी का, या जो भी फ्लो आ रहा है स्ट्रीम का, एयर का, फिर दूसरी जगह जा रहा है, वो मशीन को बटन से ऑपरेट कर रहा है, पीछे रिलेस लगे हुए इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस। तो इस तरह से कुछ मशीन ऑपरेट हो रही होती थी। रिलेस आपको काफी तादाद में रिले लॉजिक स्टील मिल में भी दिखेगी अगर आपको कभी जाना हो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, वो जो हैंडल वेल्व वो ऑपरेटर मैन्युअली खोल रहा है, उस उधर कंट्रोल वेल्व्स आ गए, प्रोपोर्शनल वेल्व्स आ गए। ठीक है, जहां पर बटन्स लगे हुए हैं वहां पर अब HMI आ गई है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस आ गई है। ह्यूमन मशीन इंटरफेस के जरिए वो वहां पर मतलब उसको मशीन को
कंट्रोल कर सकते हैं बजाय कि बटन से करें। बटन्स भी ऑल दो यूज होते हैं, रिलेज भी थोड़े बहुत यूज होते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस से इंडस्ट्री 3.0 के अंदर रिप्लेस हो गई। फायदे क्या आते हैं? हायर प्रोडक्टिविटी, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन, उसी ज्यादा प्रोडक्शन पे बेहतर क्वालिटी, अच्छी मशीन की एफिशिएंसी हो, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो, फिजिकल वर्क हमें ना करना पड़े। ठीक है, और फिजिकल वर्क के लिए हमारे पास रोबोट्स वगैरह लगे हों या क्रेन्स वगैरह या इस तरह से इक्विपमेंट हो। और हैजर्डस एनवायरनमेंट जहां पे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्लांट है, इंसान की एक्सेस नहीं है, वहां पर भी इक्विपमेंट आपका काम कर सकता है, चल सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में स्टैंडर्ड क्या फॉलो करना है? अब कल भी एक कुछ इंटर्न्स से मुझसे सवाल किया था कि हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से कोई चीज कर लें या अपने पर्सपेक्टिव हम लोग बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें टू अचीव इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, एक सेकेंड आ जाए। तो हमारे पास हर चीज स्टैंडर्ड्स गाइड करती है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जो फॉर एग्जांपल ये ISA 95 का पर्ड्यू मॉडल है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन, जिसका कुछ अरसे में प्रेसिडेंट रहा था पाकिस्तान में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें इंडस्ट्री के टॉप लेवल के लोग बैठे हुए हैं, एकेडमिया के टॉप लेवल के लोग बैठे हुए हैं। वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि इंडस्ट्री को किस तरह से ऑटोमेशन करनी चाहिए। तो हर चीज के बिहाइंड कोई स्टैंडर्ड होता है। इंडस्ट्री में आप कोई पैनल देखोगे लगा हुआ, कोई केबल देखोगे लगा हुआ, कोई केबल का कलर देखोगे, कोई केबल के टैग्स देखोगे, कोई PLC देखोगे, कोई HMI देखोगे, कोई सेंसर देखोगे, हर किसी का कोई ना कोई स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर वो लग रही है। ऐसा नहीं होता मैं अपनी मर्जी से जाके कोई भी केबल और कोई भी कलर के और कोई भी साइज की लगा दूं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है ISA 95, जिसके अंदर 5 लेवल्स हैं। IS फील्ड लेवल है नीचे, कंट्रोल लेवल है, प्रोसेस लेवल है, ऑपरेशन MES लेवल है और बिजनेस लेवल है। ठीक है, फील्ड लेवल, कंट्रोल लेवल, सुपरविजन लेवल, सुपरवाइजरी लेवल इसको कहते हैं, MES लेवल, सही है, ऑपरेशन मैनेजमेंट लेवल और बिजनेस लेवल। इन 5 लेवल्स को मैंने यूट्यूब पे अपनी काफी सारी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है, और आई होप कुछ चीजें आप लोगों ने पहले से देखी हुई होंगी, लेकिन मैंने फिर भी ये चीजें डाली हैं सेशन में ताकि मैं आप लोग को फिर से कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। अब चीजें थोड़ी टेक्निकल होंगी, लेकिन मेरा मकसद अगर मैं इस तरह से करूं कि चीजों को आपको बहुत ही आसान करके स्पून फीड कर दूं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं इंटर्नशिप के लिए जाते हो या आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, आप बाहर मुल्क जाते हो स्टडी के लिए, जॉब के लिए, तो आपको फिर आगे डिफिकल्टी होगी। तो मेरा पर्पस ये है कि आपको सही चीज सही स्टैंडर्ड्स में बता सकूं। तो हम लोग बारी बारी इन लेवल्स को देख लेते हैं, जो 5 लेवल हैं। मैं एक चीज बता देता हूँ, फील्ड लेवल के ऊपर माइक्रो सेकंड मिली सेकंड के अंदर काम होता है। फील्ड लेवल के ऊपर सारे सेंसर्स लगे होते हैं आपके। सेंसर्स के अंदर प्रेशर, लेवल, फ्लो, लिमिट स्विचेस, ये सारे सेंसर्स लगे होते हैं। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। आजकल इंडस्ट्रियल ईथरनेट बहुत मशहूर है, कि पहले हमारे पास RS-232 या सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होते थे। आपने 12 पिन DB कनेक्टर देखा होगा, कंप्यूटर के पीछे भी आता था, ये सीरियल केबल्स के कनेक्टर आते थे। तो आजकल हमारे पास वो चीजें सब ईथरनेट पे कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो ईथरनेट यूज होता है इसको इंडस्ट्रियल ईथरनेट कहते हैं, जिसमें प्रोफीनेट भी है, ईथरनेट IP है, ये सब यूज होते हैं। तो ये फील्ड लेवल के अंदर आ जाता है। कंट्रोल लेवल के अंदर PLCs आ जाते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसकी मैं डिटेल वीडियोस आप लोग से शेयर करवा दूंगा, ताकि यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं, ताकि आप लोग इसको डिटेल में देख लें कि PLC क्या होता है, जिसको आइडिया नहीं है। तो PLC लेवल आ जाता है। PLC का मतलब ये है कि ऐसा कंट्रोलर जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, और वो मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए और प्रोग्राम करने के लिए यूज होता है। हमारे पास आर्डिनो, रास्पबेरी पाई इस तरह के भी होते हैं, बट वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होते। PLC एक स्टैंडर्ड को मीट करता है, इसलिए वो यूज होता है। सुपरवाइजरी लेवल पे SCADA HMI आ जाता है, कि हमारे पास सेंट्रलाइज सब चीजें एक स्क्रीन सॉफ्टवेयर के ऊपर मॉनिटर हो रही हो, जिससे हम लोग एक जगह पे बैठ के और आराम से अपनी चाय जूस पीते हुए और सब चीजें कंट्रोल कर रहे हो। तो SCADA लेवल का ऑटोमेशन का मकसद ये होता है कि अब मशीन आपके नीचे से PLC रख के ऑटोमेशन हो गई है। अब सारा डेटा उठकर आपके पास SCADA एक सॉफ्टवेयर पे आ रहा है, या HMI मशीन लेवल पे होती है ऑपरेटर के लिए, वहीं पे वो कंट्रोल कर ले टच स्क्रीन के साथ। और SCADA जो है वो एक सुपरवाइजरी लेवल होता है, जो सीनियर ऑपरेटर या सीनियर इंजीनियर के कंट्रोल में होता है, कि वहां पे सारी चीजें कंट्रोल हो रही हो। जी, तो इसके अलावा
एक सेकंड में सवाल ले लेता हूँ। नवीरा का सवाल है रिगार्डिंग क्लाउड के बारे में। वैसे क्लाउड का मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन क्लाउड के बारे में सिक्योरिटी का जो सवाल है, क्लाउड जब भी मैंने लिखा हुआ था या मैंने बताया था कि ऑन प्रेमिसेस क्लाउड अक्सर इंडस्ट्री यूज कर रही होती है। वो ऑन प्रेमिसेस क्लाउड मतलब है जिसपे सारा कंट्रोल 100% इंडस्ट्री के खुद पास होता है, और वो सिलेक्टेड चीजें पब्लिक क्लाउड पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भेजती हैं या अपने वेब सर्वर्स पे भेजती हैं जो कि मॉनिटर कर सकें। तो वो अपना कंट्रोल सारा अपने पास रखती हैं। लेकिन अगर हम लोग क्लाउड भी यूज कर रहे हैं, पब्लिक क्लाउड भी डेटा भेज रहे हैं गूगल आईबीएम पे, तो हम लोग वो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं जो सेफ एंड सिक्योर हैं, जैसे एमक्यूटीटी। और एमक्यूटीटी के अंदर हम लोग टीएलएस यूज करते हैं और सर्टिफिकेट्स यूज करते हैं और ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, ताकि उसको वो इनहेरेंटली सिक्योर है। तो बंदे के ऊपर है वो प्रोग्राम किस तरह से करता है, ऑल्दो ये चीजें सिक्योर है। ठीक है। अच्छा, आपके पास स्टूडेंट से सवाल आया था, ठीक है नवीरा। तो हम लोग इस तरह से उसको सिक्योर बनाते हैं कि अगर हम एमक्यूटीटी के जरिए अपने प्लान का डेटा क्लाउड पे भेज रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग टीएलएस, हम लोग सर्टिफिकेट्स, हम लोग उसके अंदर ऑथेंटिकेशन यूज करें। अब आप एमक्यूटीटी को सही से यूज नहीं करते किसी चीज को, तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर फिर गैप्स रह जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड्स पे कंप्लाई हमें करना पड़ता है। अच्छा, सुपरवाइजरी लेवल, स्काडा लेवल का मैं बता रहा था, एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है जिसपे सीनियर इंजीनियर या ऑपरेटर बैठा हुआ है और वो पूरे प्लांट को कंट्रोल कर रहा है या मॉनिटर कर रहा है। ठीक है। हमारा ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पीएलसी लेवल और इधर होते हैं पीएलसी एचएमआई लेवल पे। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तकरीबन 30%, 20 से 30% इंडस्ट्री स्काडा यूज कर रही होंगी या उससे भी कम होंगी। तो हमारे कुछ स्काडा के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे एक बेवरेजेस कंपनी है, उससे अपनी सारी जो प्रोडक्शन लाइंस हैं, जितने भी कैंस बन रहे हैं वहां पे, और पेप्सी के कैन और इस तरह के कैंस बनते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने स्काडा इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। इसके अलावा एमईएस लेवल है। एमईएस लेवल पे हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, दराज का कोई वेयर हाउस सिस्टम है जिसमें सारी प्रोडक्ट्स की स्टोरिंग और ये सब चीजें हो रही है, स्टोर और एग्जिट हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट इन हो रही है, तो इस तरह से वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है कि मेंटेनेंस की मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है। हर मशीन जितनी देर रुकती है, जितनी देर चलती है, उसके टाइम ड्यूरेशन आ रही है। ओडब्ल्यू बहुत पॉपुलर है इस कॉन्सेप्ट पे, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, जिसके ऊपर हमें पता होता है कि हमारा प्लांट या हमारी मशीन कितनी एफिशिएंसी पे, कितनी स्पीड पे, कितनी अच्छी क्वालिटी दे रही है। ईआरपी लेवल पे सैप लेवल है। इन दो लेयर पे एमएस ईआरपी लेवल पे मोस्टली आईटी इंजीनियर्स काम करते हैं, और नीचे 3 लेयर्स पे ओटी इंजीनियर्स काम करते हैं, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी। हमने यही देखना है डबल आईओटी के अंदर ये ओटी और आईटी लेयर मर्ज हो जाएगी। ठीक है। तो जो ईआरपी लेयर है, इस पे सैप सिस्टम होता है, इस पे मंथ्स का डेटा या डेज का डेटा होता है, एमएस पे आवर्स का डेटा होता है, स्काडा पे मिनट्स का डेटा होता है, पीएलसी पे सेकंड्स का डेटा प्रोसेस होता है, और सिग्नल्स और सेंसर्स मिली सेकंड का डेटा जनरेट करते हैं। तो रियल टाइम वो चीज होती है जो मिली सेकंड्स के अंदर हो। तो डबल आईओटी यही चीज में हमें हेल्प करेगा कि ये जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स, इनको हमें रियल टाइम करने में भी हेल्प करेगा। डबल आईओटी का जो फ्रेमवर्क है, प्रोटोकॉल्स हैं, कि हम लोग ये सारे डेटा रियल टाइम में कर सकें, बजाय कि हमारे पास दिनों में डेटा जनरेट या स्टोर हो रहा हो। सवाल ले लेते हैं। पीएलसी जो है एक हार्डवेयर है, एक कंट्रोलर है, जैसे आपका आर्डिनो रास्पबेरी पाई होता है, या जैसे आपके मोबाइल फोन में स्नैपड्रैगन और इस तरह से पूरा प्रोसेसर होता है, उसके साथ रैम रोम एसडी कार्ड लगा होता है। तो आपका मोबाइल फोन एक नॉर्मल मिनी कंप्यूटर आप समझ लें आपके लिए, एक घर में लैपटॉप और कंप्यूटर आपका पर्सनल कंप्यूटर है। पीएलसी जो है एक इंडस्ट्रियल ग्रेड कंप्यूटर है, आप ये समझे, इंडस्ट्रियल ग्रेड कंट्रोलर है। ठीक है। जो प्रोग्राम भी हो सकता है, जिसके अंदर डेटा भी स्टोर हो सकता है, जिसके साथ आप एचएमआई लगा के उसके अंदर का हालचाल भी देख सकते हैं, जिसके सॉफ्टवेयर के जरिए आप उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। और जो एचएमआई या स्काडा है, जिसका डिफरेंस आपने मेरे ख्याल से पूछा है जी, तो स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, डेटा सारा पीएलसी मशीन को पीएलसी कंट्रोल करेंगी, सारा जो डेटा है वो पीएलसी जनरेट करके देगा। सही है, पीएलसी से आ रहा होगा, स्काडा उस डेटा को विजुअलाइज करवाएगा, स्काडा उस डेटा को अपने साथ एसक्यूएल डेटाबेस लिंक करके वो डेटा स्टोर करवाएगा। ठीक है। तो स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, पीएलसी एक हार्डवेयर है, इन शॉर्ट टर्म। अच्छा, पीएलसी कौन सा स्टडी करना चाहिए? अच्छा सवाल है। पीएलसी आपको सीमेंस का स्टडी करना चाहिए। पाकिस्तान में मोस्टली सीमेंस और उसके साथ डेल्टा भी यूज हो रहा है, तो सीमेंस डेल्टा का अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हम लोग माइंडस्टॉर्म में करवाते हैं। और सीमेंस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सीमेंस लार्जेस्ट ऑटोमेशन कंपनी है। तो सीमेंस और डेल्टा दो अच्छे ब्रांड्स है जो आप यूज कर सकते हैं।
जितने ब्रांड्स पे काम करें उतना अच्छा है, मतलब जितना गुड़ डालें उतना मीठा। लेकिन हो सकता है बहुत ब्रांड्स हो जाएं, तो मुझे पर्सनली 8 से 9 ब्रांड्स पे काम आता है। लेकिन अगर आप 2 से 3 ब्रांड्स पे काम सीख जाते हैं तो आप मेरे ख्याल से हर किसी ब्रांड पे काम कर सकते हैं। पाथवे में एंड में डिस्कस करूंगा। ऑटोमेशन प्ले पे पूरा बूट कैंप अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। How and what methodology should adapted for startup product research which can be validated by investors? मेथोडोलॉजी आप पूछ रहे हैं स्टार्टअप प्रोडक्ट, अब डिपेंड करता है प्रोडक्ट कौन सी आपकी। अगर डबल IoT इंडस्ट्री 4.0 रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसके डिफरेंट एरियाज अवेलेबल हैं स्टार्टअप के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो आप सर्च कर सकते हैं। और जो भी इंक्यूबेटर्स हैं जैसे प्लान एंड इंक्यूबेटर लाहौर में, NIC कराची में, तो ये ऐसे एरियाज हैं जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, तो वो आपके आइडियाज उनमें वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप स्टार्टअप करते हैं अपना, तो आप उसको मेंटोर रखें जो फील्ड के एक्सपर्ट हो फॉर डबल IoT। जैसे अगर मैं एक्सपर्ट हूँ डबल IoT का, तो आप मुझसे हेल्प दे सकते हैं। आप कोई कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक लॉन्च करनी है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप कोई डिजाइनर से उसमें अपने मेंटोर रखेंगे तो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ISA 95 परड्यू मॉडल से। हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो टूल्स हैं वो PLC, HMI, SCADA, DCS, सेंसर्स, ये सारे यूज होते हैं। इन सारों के डिफरेंसेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। आई वुड रेकमेंड कि नवीर और अनम आपको लिंक शेयर भी कर दें, तो आप उसको यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। लेवल 1 मैं डिस्कस कर चुका हूँ सेंसर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंसान की जिसमें हमारे पास आंखें ऑप्टिकल सेंसर हैं, हमारे पास हार्ट टच सेंसर है, हमारे पास नाक है जिससे हम लोग स्मेल कर सकते हैं, ये भी सेंसर है। मतलब फील्ड जो भी एरिया है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसकी हम लोग चीजें सेंस कर रहे हैं, सही है, रीड कर रहे हैं। तो ये सारे सेंसर्स हैं। एक्चुएटर मोशन परफॉर्म करता है, जैसे इंडस्ट्री में मोटर और वेल्स होते हैं इंसानी जिसमें हमारे हाथ या टांग है जो हम लोग मूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मैंने बताया, इंडस्ट्रियल ईथरनेट है, प्रोफीनेट है, मॉडबस है और आईओ लिंक है, ये सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। लेवल 2 पे PLC और DCS सिस्टम है। PLC एक हार्डवेयर है, कंट्रोलर है, मशीन को ऑटोमेट करने के लिए। DCS एक पूरा सिस्टम है जो कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, जो रिफाइनरीज में या जहां पर पूरा सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं DCS। सुपरवाइजरी लेवल है SCADA लेवल पे, जैसे आप स्क्रीन देख सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से, और डेटा बेस है जिनकी मदद से हम लोग डेटा देख भी सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं। सुई गैस की अक्सर मैं एग्जांपल दिया करता हूँ कराची में, कि पूरे सिंध और बलूचिस्तान की गैस साइट्स वो एक जगह से बैठ के कंट्रोल और मॉनिटर कर रहे हैं। लेवल 4 MES सिस्टम मैंने बता दिया है। लेवल 4 MES सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, जो कि मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प करता है कि हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग को अपनी ऑटोमेट कर सके, कि हमारे पास प्लानिंग टीम होती है कि वो कौन सा SKU मशीन पे चलना है, हमारे पास मेंटेनेंस की टीम होती है जो अपना डाउन टाइम्स वगैरह ये चीजें देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है। तो ये MES पाकिस्तान में तो बहुत ही कम इंडस्ट्री में। लेवल 3 तक SCADA जैसे मैं बता रहा हूँ 20-30% इंडस्ट्री में होगा, PLC 60-70% इंडस्ट्री में होगा, तो MES तो 10-15% इंडस्ट्री में होगा। और MES जो है वो ऑन, मतलब ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर ही हो, मतलब MES सिस्टम को जिस तरह से होता है कि ऑन पेपर भी होता है, कि मशीन पे प्रोडक्शन हुई, वो वहां पे डाउन टाइम्स नोट कर रहे हैं, प्रोडक्शन नोट कर रहे हैं, और सब चीजें डेटा ऑपरेटर्स SAP के अंदर, ERP के अंदर फीड कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऑन पेपर एग्जिस्ट करता है, बट सॉफ्टवेयर बेस्ड तो या डिजिटलाइज फॉर्म में तो बहुत कम है। ERP लेवल SAP सिस्टम है जिसमें रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, कैश फ्लो, मतलब बिजनेस का हर एलिमेंट आ जाता है। ये बिजनेस एंटरप्राइज लेवल पे यूज होता है, बिजनेस लेवल पे HR भी काम कर रहा है, सप्लाई चेन भी काम कर रही है, आपकी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी, प्रोडक्शन भी, मेंटेनेंस इंजीनियर भी, सब इस पे काम कर रहे होते हैं। PLCs क्रिएट हुए थे 1960s में, जब इंडस्ट्री 3.0 का बूम आया था, सेमीकंडक्टर्स इजाद हुए थे। उसके बाद ये रिले लॉजिक जो थी वो रिप्लेस हो गई थी PLC से। इसके अंदर प्रोसेसर लगा होता है, इसके अंदर रैम रोम वही चीजें होती हैं, और इसको हम लोग यूज करते हुए अपने स्पेस सेंसर्स और एक्चुएटर केबलों के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, ईथरनेट के जरिए अक्सर हम लोग इसको प्रोग्राम कर देते हैं। तो हमारे पास मशीन लॉजिक अंदर बिल्ड कर देते हैं कि अगर मेरे पास सेंसर की वैल्यू 50 से ज्यादा हो तो मेरे पास पानी का पंप ऑन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से लॉजिक्स बनाते हैं इसमें। HMI कुछ इस तरह से होती है, पैनल बेस्ड HMI, जो आके आप देख सकते हैं सामने, और ये हार्डवेयर बेस्ड HMI होती है, जैसे हमारे मोबाइल फोन भी होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक यूजर इंटरफेस आ रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह यूजर इंटरफेस हम लोग ये पैनल बेस्ड HMI पे बनाते हैं।
और ये पीसी बेस्ड एचएमआई भी हो सकती है, मतलब कंप्यूटर पे भी, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ ज्यादातर इंजीनियर्स को कि आजकल वो कंप्यूटर पे बनाया करें। एचएमआई बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, लेकिन अगर कोई मशीन है, वहां पे इंडस्ट्री इन्वायरमेंट है और इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ऑपरेटर गीले हाथ भी लगा रहे होते हैं, तो ये फिर बेहतर रहती है ये वाली एचएमआई जो है। ठीक है, कि उनको इंस्टेंटली कंट्रोल हो जाता है। कंप्यूटर्स में अक्सर मसले भी आ जाते हैं, और कंप्यूटर को अक्सर पैनल में आपने सेफ रखना होता है। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। फील्ड डिवाइसेस है, डीसीएस का ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास नीचे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। डीसीएस वहां पर यूज होता है जहां पे एनालॉग कंट्रोल, परसेंटेज कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। एक तो डिस्क्रीट लॉजिक है ना, डिजिटल लॉजिक काफी सारे लोगों ने यहाँ पे पढ़ी होगी कि आप चीजों किसी भी चीज को ऑन ऑफ कर रहे हैं, आप घर में बटन से ऑन ऑफ कर रहे हैं, ये 0 या 1 की लॉजिक है, 0 या 220 वोल्ट आ रहा है। इंडस्ट्री में 24 वोल्ट यूज करते हैं, तो किसी बटन से ऑन ऑफ करें तो वो 0 या 24 वोल्ट की लॉजिक है, 0 1 की। सही है, डिस्क्रीट लॉजिक, जिसके लिए पीएलसी शुरू में डिजाइन हुए थे। अब हमारे पास यूज होता है एनालॉग लॉजिक, कि वो पीएलसी के अंदर भी अब प्रोसेसर है, डुअल प्रोसेसर है, एनालॉग काफी सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। कि हमारे पास जैसे घर में डिमर होता है, कि डिमर के जरिए हम लोग फैन कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। परसेंटेज बेस्ड कंट्रोल है कि या तो मैं डिस्क्रीट से फैन को ऑन ऑफ कर रहा था बटन से, अब मैं एनालॉग से उसको परसेंटेज बेस्ड कंट्रोल कर रहा हूं, तो ये एनालॉग है। और एनालॉग में भी जब हम लोग सेंसर फीडबैक लगा दें, मैं हॉल इफेक्ट सेंसर लगा देता हूँ फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और मैं सेट पॉइंट दे देता हूँ कि 50% स्पीड पे हर वक्त फैन चलता रहे फॉर एग्जांपल, तो वो 50% पे मेंटेन करने की कोशिश करेगा, एरर नहीं रहेगा कोई भी प्रेजेंट वैल्यू सेट वैल्यू का, तो उसको पीआईडी कहते हैं। अगेन ये इसके ट्यूटोरियल भी सारे यूट्यूब चैनल पे मेरे अवेलेबल हैं, आधे घंटे की एक सेशन है, पूरा पीआईडी मैंने प्रैक्टिकली शो किया बस में। और डीसीएस के अंदर हिस्टोरियन होता है, आपका पास सर्वर स्टेशन होता है और एक इंजीनियरिंग स्टेशन होता है। हिस्टोरियन का काम होता है रियल टाइम के अंदर टाइम सीरीज डेटाबेस बन रही होती है, हर मोमेंट का डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा होता है। स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, एक जगह से बैठ के सुपरवाइजरी कंट्रोल है, और साथ में हम लोग डेटा भी स्टोर कर रहे हैं एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हुए। तो आप देखो जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं, मशीन लेवल पे पीएलसी एचएमआई लग गई, हार्डवेयर है। डीसीएस के अंदर अब सॉफ्टवेयर भी आ गए और हार्डवेयर भी है। स्काडा के अंदर अब सारा हार्डवेयर और डेटा, सॉफ्टवेयर और डेटा बेसिस आ गए, पीएलसी वो यूज हो रहे हैं। या स्काडा के अंदर अगर फील्ड के अंदर लगी हुई है कोई चीजें, तो उसको आरटीयू कहते हैं, रिमोट टर्मिनल यूनिट, जो कि एंटीनास के साथ यूज हो जाते हैं, अक्सर जीएसएम के साथ यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब हार्डवेयर कम होता जा रहा है और सॉफ्टवेयर बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह ऊपर आ जाते हैं एमईएस लेयर पे और ईआरपी लेयर पे, वो तो है ही प्योरली सॉफ्टवेयर। और डबल आईओटी के अंदर तो और ज्यादा ट्रेंड है सॉफ्टवेयर का और प्रोग्रामिंग का, तो आपका हार्डवेयर से लेके अब सारा ट्रेंड सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा है। तो इट बिकम्स नेसेसरी कि आप लोग को प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर पे अच्छा काम आता हो। आईओटी की मैं एप्लीकेशन अभी बताऊंगा आगे जाके। एफपीजीए बहुत कम जगहों पे यूज होता है, जैसे सीएनसी मशीन होती है ना, सीएनसी मशीन के अंदर मोशन कंट्रोल है, बहुत ज्यादा तेज प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सीएनसी के अंदर, तो इस तरह से मशीन में यूज होता था, बट मेजर स्केल पे, लार्ज स्केल पे नहीं यूज होता, और मैंने तो बहुत ही कम देखा। ठीक है, बूट कैंप पे अगर आप इनरोल करते हैं, बिल्कुल आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। बूट कैंप के अंदर मैंने 15+ कोर्सेज हैं, जिसमें पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, आईओटी, एमक्यूटीटी, रास्पबेरी पाई, पाइथन, C++, पाइथन एडवांस, पाइथन विद मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब चीजें बूट कैंप में डाली हुई है, जिसकी 3000 कुछ फीस है, और वो डिटेल आप इधर मेरी टीम से ले सकते हैं। In IIoT, the AI part is based on Python language and libraries. Does it only contain the machine learning, or we should also go for deep learning? अच्छा, deep learning बहुत कम फिलहाल यूज हो रही है डबल आईओटी में, वो ज्यादातर मशीन इमेज प्रोसेसिंग या उसमें यूज होती है। डबल आईओटी के अंदर हम लोग इतना ज्यादा डीप लर्निंग नहीं यूज कर रहे होते हैं, और मोस्टली हम लोग सुपरवाइज लर्निंग यूज कर रहे होते हैं। और उसके अंदर भी डबल आईओटी की सबसे अच्छी बात ये है कि डेटा जब आप क्लाउड पे भेज देते हैं, जैसे आईबीएम पे, गूगल पे, उन्होंने एआई की बिल्ट इन एपीआईज और एप्स दे दी हैं कि आप सिर्फ डेटा उस पर अपलोड करो सीएसवी में, जेसॉन में, या डायरेक्टली भेज दो और आपको खुद ही वो प्रिडिक्शन करके दे देगा। स्काडा जो है विदाउट पीएलसी, ऑब्वियसली मशीन्स पे पीएलसी लगा होगा तो हम लोग डेटा उठा सकेंगे ना स्काडा पे, तो पीएलसी इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ स्काडा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, और मैंने ये बहुत मेहनत से बनाई है। ये स्लाइड काफी सारे, ऑल्दो कंटेंट बहुत कम है आजकल इंडस्ट्री 4.0 और उस पे, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कोर्सेज मैंने बनाए हैं, जैसे सीमेंस को लेके डबल आईटी पे मेरा कोर्स जारी है,
और पीएलसी नेक्स्ट में मेरा डबल आईओटी का कोर्स चल रहा है, तो आई माइट बी इन among very few of the content creators जिन्होंने प्रैक्टिकल कोर्स बनाया हुआ डबल आईओटी पे, और जिसमें बाकायदा सीमेंस से मुझे काफी अप्रिशिएट किया है, फिनिक्स से मुझे काफी अप्रिशिएट किया है, और उसमें बहुत अच्छे लेवल के लोग इनरोल्ड हैं। मतलब ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो इस स्लाइड्स के अंदर माइनर मिस्टेक्स भी हो सकती है, लेकिन मैंने समराइज करने की अपने लिहाज से बहुत कोशिश की है। हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूज होती है फॉर ऑटोमेशन ऑफ मशीन एंड प्लांट। डबल आईओटी यूज होती है इनहांस्ड ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ मशीन्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। इंडस्ट्री 4.0 जो है वो हमारे पास एक पूरी डिजिटलाइजेशन है। सॉरी फॉर दैट। तो आपको थोड़ी रोने की आवाजें आ रही होंगी मेरे बेटे की, सो आई होप यू कैन बेयर दैट विथ मी। इंडस्ट्री 4.0 एक पूरी रेवोल्यूशन है, एक मूवमेंट है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम कंप्यूटर्स इंडस्ट्री 3.0 टू एडवांस कंप्यूटेशन एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। इंडस्ट्री 4.0 डबल आईओटी जो है वो डबल इंडस्ट्री 4.0 की एक सबसेट है, एक फील्ड है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए किसी भी प्लांट को हम लोग इंडस्ट्री 3.0 से इंडस्ट्री 4.0 पे लेके जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल आईओटी एक टेक्नोलॉजी है जो कि डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन इनेबल करती है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेट करती है मशीन्स को। डिजिटलाइजेशन का ये मकसद है कि जहां पे पेपर यूज हो रहा है, जहां पे इंफॉर्मेशन डेटा आपका जाया हो रहा है, सब चीजों को हम लोग डिजिटलाइज कर सकें विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट इज अ प्रोसेस टू गो डिजिटल। इट इज द सिबलिंग ऑफ इंडस्ट्री 4.0 कि अक्सर आईटी टीम का आपने सुना होगा कि आईटी टीम ईआरपी किसी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट कर रही है और वो कहती है हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इंडस्ट्री की। तो उसका आईटी टीम का ताल्लुक अक्सर मशीन से नहीं होता, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या आईओटी से। वो सिर्फ सैप लेवल पे, ईआरपी लेवल पे, बिजनेस लेवल पे उसको अपने डेटा की डिजिटलाइजेशन कर रहे होते हैं कि सारा प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री का डेटा सब उस तरह से ऑटोमेट और डिजिटलाइज होता है। तो ये प्लांट से एंटरप्राइज लेवल होता है। एंटरप्राइज लेवल मतलब ग्रुप लेवल पे आपके पूरे प्लांट्स है और मल्टीपल प्लांट्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बड़ा ग्रुप है हमारे पास है, निषाद का ग्रुप है, लकी मोटर का है कि वो लकी मोटर सैमसंग का प्लांट भी लगा रहा है, लकी मोटर का किया मोटर्स का प्लांट भी है, लकी सीमेंट भी है। तो ये सोचो कि अगर वो लकी सीमेंट अपनी मशीन्स को ऑटोमेट कर रही है तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूज करिए, पीएलसी एचएमआई स्काडा यूज करते हुए। अगर लकी ग्रुप जो है मशीन से लेके अपना किया मोटर का प्लांट ऑटोमेट कर देती है तो वो डबल आईओटी की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। ऑटोमेशन के साथ साथ वो डिजिटलाइजेशन भी कर रही है। कैसे कर रही है? पीएलसी एचएमआई स्काडा ऑलरेडी लगा होना चाहिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी, साथ साथ वो डबल आईओटी प्लेटफॉर्म और स्काडा को इनहांस कर रही है। ओपीसीए यूए एमक्यूटीटी यूज करिए कम्युनिकेशन के लिए, और क्लाउड और एआई यूज कर रही है। ठीक है, तो डबल आईओटी टेक्नोलॉजीज में ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज करते हुए वो प्लांट लेवल पे डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन कर रही है। इंडस्ट्री 4.0 का मकसद ये कि उसने पूरा प्लांट को और मल्टीपल प्लांट्स को पूरा डिजिटलाइज कर दिया। तो इसका मकसद ये कि उसने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, डबल आईओटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तीनों चीजें अचीव कर ली हैं। ठीक है, और इसके अंदर डबल आईओटी इज हैविंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑन हैंड एट ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये कि जब हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूज करते हैं तो हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मशीन्स को ऑटोमेट करते हैं, प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं, जहां भी डेटा जनरेट या डेटा कैप्चर कर सकते हैं। डेटा या तो हम लोग रियल टाइम में ले नहीं रहे होते या डेटा वेस्ट हो रहा होता है। रियल टाइम में मतलब कि मेरे पास 10 मिनट का डेटा है नहीं, अगले 20 मिनट का है, तो आप एआई लगा ही नहीं सकते, क्योंकि एआई तो ये कहती है आपके पास पूरे मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, साल का कंसिस्टेंट डेटा आ रहा हो, जब भी आप एआई के मॉडल से लगा के फ्यूचर डेटा निकाल सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यहाँ पर एक गैप जनरेट हो जाता है। डबल आईओटी क्या करता है कि डेटा, सब डेटा ऐसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ओपीसी, यूए, एमक्यूटीटी, प्रॉफीनेट, और क्लाउड हमारे पास आ जाता है एक्सेस डेटा स्टोर करने के लिए। तो हम लोग रियल टाइम डेटा कैप्चर करते हैं और वो डेटा हर वक्त का, हर सेकंड का हमारे पास अवेलेबल होता है। और उस डेटा को, क्योंकि एक रॉ डेटा होता है, कि हमारे पास उस रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारी ऐप, अगर वेदर ऐप हम लोग चेक करते हैं, वो बता रही होती है ना कि एक तो रियल टाइम डेटा देखूं हर मिनट पे कितना टेम्परेचर है, उससे तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एवरेज आउट करके हमें पूरे दिन का टेम्परेचर और अगले दिनों का भी बता देती है। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट है इन्फॉर्मेशन का, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करें
हर टाइम उसकी एक्सेस हो और हर जिस बंदे को एक्सेस देनी है उसके पास अवेलेबल हो। इसमें एक एग्जांपल हमारे पास मोबाइल फोन की है कि स्मार्टफोन के ऊपर अगर मैं चेक करता हूं कि मेरे पास हर वक्त मेरे पास फॉर एग्जांपल वेदर के डेटा का अवेलेबल है, मेरे पास स्मार्टफोन के ऊपर जिससे भी कन्वर्जेशन हो रही है उसका डेटा मेरे पास सारा अवेलेबल है, कन्वर्जेशंस मेरी रियल टाइम में हो रही है, मेरे पास वेब ब्राउजिंग की चीजें अवेलेबल है कि मेरे पास अगर मैं अपनी कोई इंडस्ट्रीज की चीजें मॉनिटर कर रहा हूँ वो मेरे पास इस पे चीजें आ रही हैं। तो स्मार्टफोन के जरिए मेरे पास हर किस्म की चीज की ओवरऑल मेरे पास एक्सेस है। तो इंडस्ट्रियल स्मार्टफोन बनाना है हमने, मतलब डबल आईओटी ये हेल्प करेगा कि मेरे पास एक ऐसी टैबलेट या फोन हो या मेरा अपना फोन हो जिसपे मेरे पास हर बंदे का कौन सा बंदा कौन सी शिफ्ट में आ रहा है, काम कर रहा है, कौन सी मशीन पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कौन सी मशीन कितनी एफिशिएंसी पे है, कौन सी मशीन रुक गई है, कौन से कस्टमर को प्रोडक्ट में डिलेज है। इस तरह से सारी चीजें मेरे पास डबल आईओटी हमें हेल्प करेगा करने में। ठीक है, डबल आईओटी मशीन प्लांट लेवल तक रहेगा, पूरी सप्लाई चेन को आपने ऑटोमेट करना है कि आपका ट्रक निकला प्रोडक्ट लेके गाड़ी लेके और वो पहुंचा नहीं पहुंचा। आपको पता है ट्रक अक्सर गाड़ियां गिर जाती हैं, ट्रक से एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो आरएफआईडी आपने लगाई इस तरह की। तो पूरी सप्लाई चेन अगर आप कर रहे हैं, सप्लाई चेन या वैल्यू चेन पूरी ये होती है कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी टू कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सब चीजें इंडस्ट्री 4.0 पे अगर आप करते हैं तो इस तरह से वो चीजें भी आप अपने पास हर किस्म का डेटा, हर किस्म की मॉनिटरिंग, रिमोट मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूरे इंडस्ट्री 4.0 का है, डबल आईओटी मशीन प्लांट लेवल पे और इंडस्ट्री 4.0 एंटरप्राइज लेवल पे, ग्रुप लेवल पे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी है कि किया मोटर कहती है यार मैंने अपना हमारा गाड़ी का पूरा प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इसका मतलब उन्होंने ये प्रोसेस अचीव कर लिया है कि वो अब फाइल कैबिनेट के अंदर जो सारे पेपर्स फाइल्स होती थी उससे सॉफ्टवेयर के ऊपर सारा चले गए और सॉफ्टवेयर के ऊपर और डेटा बेसिस के अंदर सारा डेटा अवेलेबल है। तो इसके अंदर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर पीएलसी एचएमआई स्काडा यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और आईओटी को जब कंबाइन करेंगे तो डबल आईओटी प्लेटफॉर्म एमक्यूडीडी क्लाउड यूज करेंगे। इंडस्ट्री 4.0 के अंदर हम लोग डबल आईओटी, एआई टेक्नोलॉजी, क्लाउड सब टेक्नोलॉजीज को, आरएफआईडी जितनी भी टेक्नोलॉजी उसको यूज करेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ईआरपी सॉफ्टवेयर और क्लाउड को यूज कर रहे होते हैं और इसके अंदर रियल टाइम डेटा इज नॉट अवेलेबल और नॉट प्रोड्यूस और वेस्टेड। इसके अंदर रियल टाइम डेटा अवेलेबल लेकिन मेनली ऑपरेटर और इंजीनियर्स के होता है क्योंकि वो बेनिफिट करते हैं। इंडस्ट्री 4.0 के अंदर पूरी सप्लाई चेन देखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है बिजनेस की, तो उस पर सीओ, सीटीओ और मैनेजमेंट को लेवल पे डेटा अवेलेबल होता है और इस लेयर पे भी यही डेटा उधर अवेलेबल होता है। तो इंडस्ट्री 4.0 एक रेवोल्यूशन है, एक मूवमेंट है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है, हायर लेवल पे, बिजनेस लेवल पे ट्रांसफॉर्म पेपर से डिजिटलाइजेशन करने का। डबल आईओटी मशीन प्लांट लेवल पे इनहांस्ड ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन करने का एक प्रोसेस है। तो ये इंडस्ट्री 4.0 की फील्ड है डबल आईओटी, और जिससे हम लोग मशीन प्लांट्स की ऑटोमेशन करते हैं। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री 4.0 का एक कॉन्सेप्ट है, एक सिबलिंग है जिससे हम लोग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग एंटरप्राइज लेवल पे डिजिटलाइजेशन करते हैं। थोड़े कॉन्सेप्ट्स हो सकता है आपको इतने क्लियर नहीं हो स्टूडेंट लेवल पे, बट जब आहिस्ता आहिस्ता आप और नॉलेज गेन करेंगे और इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको और फर्दर क्लियर होते जाएंगे। कुछ सवाल ले लेते हैं। डीसीएस का मैंने कॉन्फ़िगरेशन पूरी यूट्यूब चैनल पे बताई हुई है, अभी मैं डिस्कस करूंगा तो हमारा सेशन काफी लेट हो जाएगा। स्काडा की मैंने यूट्यूब चैनल पे बताई हुई है। मैकेनिकल इस सेशन को हम लोग डबल आईओटी के सवाल तक रखेंगे और डीसीएस स्काडा लेवल का आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं या मुझसे लिंक्डइन पे इनबॉक्स कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप है फेसबुक का, मैं नवीरा से कहूंगा वो शेयर कर दें, उस पर ज्वाइन करके आप सवाल कर सकते हैं। आई होप टू पर्सनली आंसर दैट इंशाल्लाह। तो आई होप ये अंडरस्टैंड करेंगे आप चीज। हाउ टू रिलेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद डबल आईओटी। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब डबल आईओटी में आएगा तो इसका मतलब उसको मैकाट्रॉनिक इंजीनियर बन जाएगा, और मैकाट्रॉनिक इंजीनियर के पास ये पीएलसी, एचएमआई, ये स्काडा की नॉलेज होती है। मैं नहीं कह रहा है बहुत एक्सपर्ट लेवल की, लेकिन इंटरमीडिएट बेसिक लेवल की। और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये देखेगा उसकी जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, गेयर्स हैं, शाफ्ट्स हैं, उसके पास मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं जितने भी मशीन्स के अंदर, सही है, उसके पास रोबोट्स लगे हुए हैं, उनकी मदद से किस तरह वो प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, ठीक है, किस तरह वो डेटा की डिजिटलाइजेशन कर सकता है, प्रोडक्शन डाउन टाइम्स उसके पास हर वक्त रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, ओडब्ल्यू के बाद रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स जब इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से डबल आईओटी पे काम कर रहे होते हैं तो हमारी अपने अपने एरियाज को लेके हम लोग कहीं ना कहीं
कंबाइन वर्किंग भी कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं सेपरेट वर्किंग भी कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास डबल आईओटी, इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आईओटी और डबल आईओटी। ठीक है, आईओटी का कॉन्सेप्ट ये है, मैं सवाल देख लेता हूं अगर किसी का आया है, विच फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैव मोस्ट रोल इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जब कहेंगे ना, जॉब सर्च करेंगे या हम लोग लिंक्डइन पे मेंशन करेंगे, लिंक्डइन पे अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट को, मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट को अपनी जब सीवी बनानी है उसको ये लिखना है कि फ्रेश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फ्रेश इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, या अंडर ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इस तरह से आपने मेंशन किया है, या फ्रेश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। फिर आगे आपने लिखना है कि डबल आईओटी इंजीनियर अगर आप पूरे कोर्सेस और कुछ प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, या डबल आईओटी इंटर्न। अब क्या होता है कि अगर आप लिख देंगे ना इंडस्ट्री 4.0 फॉर एग्जांपल, या इंडस्ट्री 4.0 इंजीनियर, इंडस्ट्री 4.0 सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट बिजनेस लेवल पर अक्सर आईटी टीम काम कर रही होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, सीएस के लिए तो नहीं है। आपको लिखना है डबल आईओटी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस तरह से करवाता हूं, ब्रांडिंग जो है या सीवी जो है इंजीनियर्स के, वो डबल आईओटी डैश इंडस्ट्री 4.0 हाइफन, डबल आईओटी हाइफन इंडस्ट्री 4.0। तो अगर मेरी आप प्रोफाइल देखेंगे या मेरी सीवी देखेंगे या कोई मेरे ग्रेजुएट इंजीनियर की सीवी देखेंगे, उसने लिखा होगा कि फ्रेश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फ्रेश इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, नॉलेज इन इंडस्ट्री 4. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, क्योंकि ये तो लाजम है आपके लिए, ये चीज आनी चाहिए, एंड डबल आईओटी हाइफन इंडस्ट्री 4.0। इस तरह से आपने अपनी फील्ड को क्लियर करना है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डबल आईओटी एक टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री 4.0 एक रेवोल्यूशन है, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन भी एक टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज पे आपको काम आना चाहिए। आपको एक्सपर्ट लेवल पे आप किसी से इंटरव्यू देने जाओगे ना किसी इंडस्ट्री में, तो जब डबल आईओटी की चीजें क्लियर होंगी और ये टेक्नोलॉजीज कुछ क्लियर होंगी, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि यार इस बंदे को या इस स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज है। पीएलसी के अंदर सेंसर्स, प्रेशर ट्रांसमीटर्स हैं, फ्लो ट्रांसमीटर्स हैं, प्रेशर सेंसर्स हैं, लिमिट स्विचेस हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, फोटो रिफ्लेक्टर सेंसर्स हैं। इनकी वर्कशॉप्स मैंने काफी करवाई है, इसको प्लीज यूट्यूब पे लाजमी देखिएगा दूसरे सेशन से पहले। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आईओटी किसको कहते हैं कि आईओटी इन ब्रॉडेस्ट सेंस द टर्म आईओटी encompasses एवरीथिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री 3.0 के अंदर हमारे पास इंटरनेट आया, तो आपका सारी मोबाइल डिवाइसेस, आपके सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, सब चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है ना। तो इसका मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है थिंग्स, सारी डिवाइसेस, सेंसर्स और वो सब चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ठीक है, आईओटी का मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने घर की लाइट जो है, एसी जो है, मोबाइल से कंट्रोल कर लूं। आईओटी का मकसद ये हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करें, एनालाइज करें और एक्शन क्रिएट करें। क्योंकि आईओटी का डेटा, आईओटी के अंदर हम लोग सेंसर या अपनी रास्पबेरी पाई आर्डिनो को या मोबाइल फोन का डेटा जब क्लाउड पे भेजते हैं, तो क्लाउड का मकसद ये थोड़ी है कि हम लोग उससे रिमोटली मॉनिटर करें। क्लाउड तो एक स्टोरेज है, आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। स्टोरेज इसलिए प्रोवाइड कर रहा है आपके पास महीनों का रियल टाइम डेटा हो, महीनों का डेटा हो, सालों का डेटा हो, जिसकी बेसिस पे आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें, एनालाइज करें और क्रिएट एन एक्शन। तो घर की एग्जांपल ये हो सकती है कि आपके जितने भी रेफ्रिजरेटर्स, जितनी भी इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, उसकी आप एनर्जी मॉनिटर करो। फिर आपके पास इस तरह से एनालिसिस सॉरी एनालिसिस हो रहा हो कि कौन सा इक्विपमेंट ज्यादा बिजली ले रहा है, आया वो बहुत पुराना तो नहीं हो गया, या वो उसके अंदर लॉसेस तो नहीं पड़ गए, या फिर उसकी फॉर एग्जांपल घर में पंप से उसकी वाइंडिंग वीक हो गई हो, या वो ज्यादा लोड बढ़ गया हो, ज्यादा करंट ले रही हो। तो या तो उसको रिप्लेस करें या उसको पीक टाइम के ऊपर बंद कर दें। यूनिट आपको पता है कितना महंगा हो गया, पता नहीं 15-16 का था, अब शायद 21 तक पहुंच चुका है। तो इस तरह से आईओटी आपको मदद करेगा कि आप टाइम अपना बचा सकें, पैसे बचा सकें। हमने मकसद पैसे बचाना है, हमने ये नहीं कि अपने दिल हमारा कर रहा है आईओटी इंप्लीमेंट करने का तो हमने कंपनी खोल ली, चलो भाई के यार हम आपके घर की जो है ना ऑटोमेशन करके देंगे। तो ऑटोमेशन का फायदा थोड़ी है, फायदा तो जब है जब उसकी बिजली बचेगी, पैसे बचेंगे, बिजली से बचते हैं पैसे, पानी कम यूज करके पैसे बचते हैं। इस तरह से हमने सेविंग करनी है आईओटी की मदद में। तो इंडस्ट्री 4.0 का कॉन्सेप्ट भी यही है कि रेवोल्यूशन ये है, मूवमेंट ये है कि आपने एफिशिएंसी बढ़ानी है इंडस्ट्री की, ताकि आप सेविंग कर सकें, एनर्जी की सेविंग कर सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो जाहिर ऑब्वियसली सेविंग होगी, आपकी रॉ मटेरियल कम यूज कर रहे हैं, वो सेविंग है।
तो इस तरह से एफिशिएंसीज और सेविंग्स पे हमने काम करना है। मॉडल क्या आईओटी का, मैंने पीएलसी का मॉडल शुरू में दिखाया था कि एक सेंसर है, उससे आपका पीएलसी मतलब जो ऑटोमेशन पिरामिड दिखाया था आईएसए 95 का, तो नीचे फील्ड लेवल है, सेंसर्स हैं, फिर पीएलसी है, फिर एचएमआई है, इस तरह से हिरार्की बनती है। आईओटी के अंदर किस तरह से हिरार्की बनती है, सेंसर का डेटा डिवाइस पे जा रहा है आर्डिनो पे, आपके घर में राउटर लगा हुआ है जिसके जरिए आप इंटरनेट से डेटा क्लाउड पे भेज रहे हैं, और क्लाउड पे बेशक आप एक अपनी एंड्रॉइड ऐप बना लो या वेब ऐप बना लो जिससे डेटा आप अपना इंटरफेस विजुलाइज करवा सको, और क्लाउड के ऊपर आपके पास डेटा एनालिटिक्स भी हो जाती है, मशीन लर्निंग भी हो जाती है, ये सब चीजें। ये आईओटी का आर्किटेक्चर है। डबल आईओटी के अंदर क्या होता है कि जो डिवाइसेस आर्डिनो वगैरह है इसको आप पीएलसी से रिप्लेस कर लो, यहां पर अब पीएलसी आ जाएगा, ठीक है, और पीएलसी डेटा भेज रहा हो क्लाउड पे, तो पीएलसी के अंदर या इधर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है, वो एमक्यूटीटी कहते हैं उसको। एमक्यूटीटी क्लाउड पे डायरेक्टली लिंक हो जाता है, बस आपने अपनी ऑथेंटिकेशन की देनी होती है और यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह देना होता है और सर्टिफिकेट देना होता है, तो यहाँ पे पीएलसी आ जाएंगे डबल आईओटी में, ठीक है। और इंडस्ट्री के अंदर फिर आपको वाईफाई भी देना पड़ेगा जो नहीं होता मोस्टली मशीन्स के ऊपर, वाईफाई की एक्सेस दे दी और वो डेटा पीएलसी क्लाउड पे भेजते हैं। एक तो पीएलसी अब डेटा जो आईएसए 95 का मॉडल है उसमें स्काडा पे भी भेज रहा है, और साथ साथ आप क्लाउड पे भी डेटा भिजवा सकते हैं, एक तो ये मॉडल बन सकता है, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा, आईओटी और डबल आईओटी की मेजर डिफरेंस। मैं थोड़ी चीजें ये क्लियर कर दूं कि आपको अक्सर टर्म्स आपको सुनने में मिलेंगी एज, फ्लॉग और क्लाउड। एज का मकसद ये होता है कि अगर मेरे पास इस तरह की डिवाइसेस हैं कि जो रास्पबेरी पाई है, फॉर एग्जांपल रास्पबेरी पाई आपको पता है थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग भी आजकल कर लेता है, इतना पावरफुल बनाया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पीएलसी है, तो पीएलसी के साथ या तो पीएलसी मेरा इतना केपेबल हो, जैसे पीएलसी नेक्स्ट है, पीएलसी नेक्स्ट मैं यूज करूं, और सीमेंस के जो एडवांस पीएलसीज हैं 1500 यूज करूं, उसके साथ उनकी आईओटी गेटवेज भी आते हैं, या मैं पीएलसी के साथ रास्पबेरी पाई यूज कर लूं, कि जो मेरे पास डेटा कैप्चर हो रहा है उसकी मैं डेटा के साथ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, उसके उसके साथ मैं सिंपल डेटा वैलिडेशन कर सकूं। कि लिमिटेड सिंपल डेटा वैलिडेशन का ये मकसद है कि डेटा मेरे पास थोड़ी बहुत सेग्रीगेशन हो जाए, कि जो डेटा मुझे चाहिए, जो डेटा मेरे पास मीनिंगफुल है मेरे लिए, वो ही मैं कैप्चर करूं, बजाय कि सारा डेटा मैं मशीन का भेजना शुरू करता हूं क्लाउड पे। तो डिवाइस डिवाइस लेवल पे सिंपल डेटा वैलिडेशन ये होती है। उसके बाद एज लेवल पे कॉम्प्लेक्स डेटा वैलिडेशन होती है, कि अच्छा डिवाइस लेवल पे पीएलसी आरडीओ यूज हो रहा होगा, मैं अपनी बात को रिफ्रेश कर देता हूँ। इस पे सिंपल डेटा वैलिडेशन ऑलरेडी हो रही होती है, कि फॉर एग्जांपल आप कुछ जगहों पे काउंटर्स यूज कर रहे होते हैं प्रोडक्शन काउंटिंग के लिए, ठीक है, अंदर पीएलसी की प्रोग्रामिंग में, और कुछ डेटा पे आप मूव या मल्टीप्लीकेशन की कमांड यूज कर रहे होते हैं, जो सिंपल डेटा वैलिडेशन थोड़ी बहुत आप यहाँ पे कर रहे होते हैं। एज का मकसद ये है कि आजकल ऐसे पीएलसीज आते हैं, जैसे ऑप्टो 22 पीएलसी है ऑप्टो कंपनी का, या पीएलसी के साथ आप थोड़ा बहुत रास्पबेरी पाई यूज कर लो या एक कंप्यूटर यूज कर लो, जहां पे कॉम्प्लेक्स डेटा वैलिडेशन हो, स्टोरिंग भी हो और फॉरवर्डिंग भी हो। अब पीएलसी के अंदर आप डेटा स्टोर नहीं करवा सकते, रास्पबेरी पाई के अंदर थोड़ा बहुत डेटा स्टोर करा सकते हैं, एसडी कार्ड आप लगा दें, या फिर आप उसके साथ कंप्यूटर लगाएं, या ऐसी डिवाइसेस लगाएं जिसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर करवा सकें और सही डेटा जो है वो फॉरवर्ड कर सकें। उसका फायदा ये एज लेवल प्रोसेसिंग यूज करने पे या एज कंप्यूटिंग यूज करने पे क्लाउड पे आप वही डेटा भेजें जो डेटा आपको, जिसपे एआई एल्गोरिथम लगाना है आपको, या डेटा आपके पास जो यूजफुल डेटा है, बजाय के सही खराब हर किस्म का डेटा भेजना यूज करें। जाहिर है जितना क्लाउड पे डेटा भेजेंगे उतना आपके पास क्लाउड के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। एज कंप्यूटिंग ये थी फॉर आईओटी। टॉप 10 क्लाउड प्लेटफॉर्म में हमारे पास Amazon AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, गूगल फायरबेस है, IBM वाटसन है, ठीक है। बिग डेटा क्या होता है, मैं मोटी मोटी टर्म्स में बता देता हूँ, जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, जिसकी वैरायटी बहुत ज्यादा हो, मल्टीपल सोर्सेज हो, टेक्सचुअल, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो आ रही हो, जिसकी वेरासिटी बहुत ज्यादा हो, कि वेदर इट्स डेटा क्वालिटी जो है, वेदर इट्स ट्रू और सम और लॉस इज डैमेज, और डेटा रिपोर्टिंग भी इस तरह से हो। तो ये बेसिकली बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है जो आईबीएम डिफाइन करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग ये होती है कि ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूट पावर, डेटाबेस स्टोरेज, एप्लीकेशन। अब कहीं डेटाबेस लगाई हुई है किसी ने, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑन प्रीमिसेस क्लाउड कहते हैं, उसको क्लाउड क्लाउड कहते हैं। जो पब्लिक क्लाउड होते हैं अमेजोन वगैरह, ये कंप्यूटिंग पावर भी प्रोवाइड करते हैं, डेटाबेस स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, और अदर आईटी रिसोर्सेज वह क्लाउड भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्लाउड ऑन प्रीमिसेस लगा रही है आईटी कंपनी, तो वो अपने पास भी लगा सकती है, या पब्लिक क्लाउड भी यूज कर सकती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस।
तो डबल आईओटी के अंदर कहीं ना कहीं बिग डेटा का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ जाती है। ये प्रैक्टिकली हम लोग इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत करके देखेंगे। इसमें किसी का कोई सवाल अभी तक? कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ। Nowadays artificial intelligence is more valuable, or other engineering fields are more valuable because AI uh, AI is bachelor in science but not bachelor in engineering Pakistan। देखो, AI मैंने बताया एक सबसेट है इंडस्ट्री 4.0 का। अगर आपको इंडस्ट्री 4.0 इंजीनियर बनना है या डबल आईओटी इंजीनियर बनना है, तो फिर तो आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आईओटी, एआई और क्लाउड, ये चारों चीजें आ रही होंगी। मेरे ख्याल से बैचलर्स एआई में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एआई एक, समझो कि एक सब फील्ड है कंप्यूटर साइंस की। अगर आपको प्रोग्रामिंग या एआई सीखनी है तो आप कंप्यूटर साइंस में करो और साथ साथ एआई उसके अंदर स्टडी करो, और या स्पेशलाइजेशन करनी है तो फिर मास्टर्स कर लो उसमें, बजाय कि आप बैचलर्स करो उसमें। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपको ये, क्योंकि ये कुछ सवाल जो है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी, जहनियत देखकर भी अक्सर मुझे गाइड करने पड़ते हैं जब मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ। तो आप मुझसे ईमेल पे या लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी कुछ चीजें क्लियर कर दूं। हाउ मच पीएलसी नेक्स्ट कैन बी हेल्पफुल इन डबल आईओटी? पीएलसी नेक्स्ट अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से सीमेंस जो है आपको यूज करना चाहिए। उसकी वजह ये कि स्टूडेंट लेवल पे सीमेंस यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, 27,000 का मिलता है सीमेंस पीएलसी। उसके अंदर एमक्यूटीटी की लाइब्रेरीज भी आ गई है। उसके अंदर आप पाइथन की स्क्रिप्टिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, एक्सटर्नल कुछ एपीआई यूज करके क्लाउड पे भी डेटा भेज सकते हैं। और सीमस ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी यूज हो रहा है। तो सीमस ऐसी चीज है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल आईओटी में दोनों यूज हो रहा है। और पीएलसी नेक्स्ट क्योंकि फेयरली न्यू है, तो वो मोस्टली डबल आईओटी में यूज हो रहा होता है। और उनका सॉफ्टवेयर पे अभी सिमुलेशन नहीं आई है, सीमस के सॉफ्टवेयर पे अभी सिमुलेशन भी है। तो मेरे ख्याल से पीएलसी नेक्स्ट को कुछ 6 महीने साल और लगेगा और बेहतर डेवलप होने में। ठीक है, लेकिन मैं किस लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फेनिक्स के साथ मेरी कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है। तो वो प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छा है कि मेरी एंग्रो से एक दफा बात हुई थी। उनका डिजिटलाइजेशन का डिपार्टमेंट है, मैंने उनको ये चीज पिच की थी पीएलसी नेक्स्ट के हवाले से, और उनको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से भी थी। इस तरह इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत अच्छी है। सीखने के लेवल पे मैं चीजें आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। हम लोग अब आ जाते हैं हमारी जो कोर डेफिनेशन है डबल आईओटी की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी कैमरे की एक्सेस दे दें नवीरा। कैमरा मेरे ख्याल से क्लोज हो गया था, तो इट सेज यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज स्टॉप्ड इट। तो अगर मेरे पास कैमरे की एक्सेस जी आ गई है, जजाकल्ला। थैंक यू फॉर दी सपोर्ट, क्योंकि जूम के लिए जो पीएफ कीट की टीम है उसने काफ़ी मुझे हेल्प आउट किया इस चीज़ में। अच्छा जी, हम लोग यूज़ करते हैं अब डबल आईओटी को समझते हैं। मैंने आईओटी बता दिया था। आईओटी की डेफिनेशन क्या थी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग, एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है डबल आईओटी के अंदर? डबल आईओटी की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? ये आईएसए कहता है। अच्छा, अब क्या होता है, डबल आईओटी पे हर बंदा, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बता रही है। हमें फॉलो करने स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड डबल आईओटी के डेवलप जो है ये आईएसए और आईसी करेंगी ऑर्गेनाइजेशन, और ये आईसी डेवलप हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी चीजें एक ट्रू फॉर्म में आ चुकी है और अब स्टार्ट कर दो। अभी हम लोग सेशन करवा रहे हैं सितंबर के महीने में। मेरे ख्याल से कुछ महीने में और चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इंडस्ट्री से काम ऑलरेडी शुरू कर दिया और वो फॉलो आईएसए 95 के पर्ड्यू मॉडल को कर रहे हैं। वो अब काफी डिटेल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जाके मैं अपने सेशंस में बताता रहूंगा, क्योंकि पिछले साल या इस साल के शुरू तक मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में तकरीबन 40+ यूनिवर्सिटीज में सेशंस करवाए। और अब इंशाल्लाह जो सितंबर ऑनवर्ड मेरे सारे सेशंस यूट्यूब चैनल के ऊपर और यूनिवर्सिटीज के साथ डबल आईओटी पे होंगे, और ये हैंड्स ऑन भी होंगे। जैसे मैं भी रेफर करूंगा कि आप लोग जो अभी तक ऊपर समझा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, वो यूट्यूब चैनल पे मेरी पीएलसी की प्रोग्रामिंग की वीडियो 2 घंटे की, वो पढ़ें। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की 1 घंटे की वीडियो है, वो देखें। तो आपको ये पीएलसी स्काडा रिलेटेड काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फैटेक आसान है अंडरस्टैंड करने के लिए। हम लोग फैटेक डेल्टा डेल्टा पे ज्यादा इसीलिए कराते हैं, वो आसान है अंडरस्टैंड करने के लिए। और डेल्टा के बाद हम लोग सीमेंस पे मूव कर जाते हैं, क्योंकि सीमेंस प्रोफेशनल लेवल पे यूज होती है। डेल्टा फैटेक का सॉफ्टवेयर कुछ एमबीस का आ जाता है, 100, 200, 300 MB का। सीमेंस का सॉफ्टवेयर 10 GB का होता है। लेकिन मैं ये
रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अब अपने लेवल पे कोशिश ये किया करें एफर्ट ज्यादा करने की, कि अगर 500 MB का सॉफ्टवेयर है तो आपने ये कोशिश करनी है यार 10 GB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। आपको लैपटॉप ऑलरेडी सबके पास है, कंप्यूटर सबके पास है, आप लोग गेम्स इतने हैवी हैवी आते हैं, जिनको इंटरेस्ट है वो गेम्स यूज करते होंगे, या जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने अपने पास काफी सारी मूवीज डाउनलोड करते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। तो उधर इतनी एफर्ट अगर हम लोग करते हैं तो हमें इधर भी उतनी एफर्ट करनी पड़ेगी सीमेंस पे काम सीखने की, ठीक है। तो वो आगे जाके फायदा ही देगी। तो ये सेशन आपको हो सकता है अभी इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, बट वंस यू गो इनटू इंडस्ट्री, और अगर आप 2-3 साल बाद भी ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा सेशन तो देखोगे, तो दुआएं दोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरी यही उम्मीद है, ठीक है। तो ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम लोगों ने प्रोफेशनल्स को एनरोल नहीं किया, क्योंकि उनके लिए पेड प्रोग्राम दिया हुआ है और दे विल बी पेइंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, मतलब जो हम लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी करेंगे उनको परफॉर्म करने के लिए। तो एनी केस ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंस और कुछ मोटिवेशन के लिए थी आप लोगों की। डबल आईओटी की जो डेफिनेशन है फाइनली उस पर आते हैं। डबल आईओटी आईएसए ये कहता है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन इज अ सबसेट ऑफ आईओटी, वही मैंने बताया था, इज अ सबसेट ऑफ आईओटी दैट रेफर्स टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है। अब ये कोई बात करता है ना कि डबल आईओटी जो है वो कोई बंदा करने बैठ गया है सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, और वो कहता है कि भाई हम लोग डबल आईओटी करना शुरू कर दिया है, अब उसको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्लियर नहीं है, तो वो वहीं पे फेल हो जाएगी आपकी डबल आईओटी की जो डोमेन है। डबल आईओटी का जो कॉन्सेप्ट है, डबल आईओटी इज अ सबसेट ऑफ आईओटी दैट रेफर्स टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। Double IoT connects automation devices such as sensors, actuators, and PLCs to the internet as well as to each other. तो डबल आईओटी की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, कि एक मशीन दूसरी मशीन को खुद बताए कि आगे क्या करना है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट साइड पे हो जाए। अभी क्या होता है कि एक मशीन ने कुछ डेटा दिया, वो हमने दूसरे सॉफ्टवेयर में मशीन में खुद फीड कर दिया, ये कॉन्सेप्ट हट जाएगा। पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, क्लाउड, सब चीजें आपस में इस तरह से लिंक्ड हैं कि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आपकी कम या खत्म हो गई है। तो इस चीज को कहते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, एक मशीन दूसरी मशीन को खुद बता रही है। इसके अलावा डेटा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जैसे ना इतनी आसानी से मैं घर बैठ के मोबाइल फोन से वेब सर्वर के थ्रू सब चीजें देख रहा हूं, तो मेरे पास मशीन्स भी जब इंटरनेट से कनेक्ट होंगी, क्लाउड से कनेक्ट होंगी, तो इतनी आसानी से मैं मोबाइल फोन से अपनी इंडस्ट्री का, अपने लोगों का, अपनी इंडस्ट्री का, अपनी मशीन्स का, प्लांट्स का डेटा देख सकता हूँ। इतनी आसानी हमें चाहिए। जैसे वेबसाइट HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं ना हम लोग, http://google.com, कुछ भी सर्च कर लिया कि यार आज का कराची का टेम्परेचर इसी तरह है, तो डबल आईओटी से ऐसा गूगल हमें बनाना है, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा सिस्टम हमें बनाना है कि मैंने अपनी मोबाइल खोला और मैं बोलूं यार कि मैंने वॉइस असिस्टेंट यूज किया, कि सीरी या जो भी गूगल यूज करते हैं, कि हे गूगल what is the production of my machine, what is the temperature or what is the status of my main motor of machine 1। इस तरह से हमने अपनी डबल आईओटी की फील्ड को एस्टैब्लिश करना है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि एक कनेक्टेड टू द इंटरनेट एज वेल एज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन आपस में। अब उसके अलावा बाकी लोग क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे पास एक इंडक्टिव ऑटोमेशन कंपनी है जिसके हम लोग सिस्टम इंटीग्रेटर्स भी हैं, वो ये कहती है कि रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड सेंसर्स, वही इंटरकनेक्टेड सेंसर्स, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस आ जाएंगे, अदर डिवाइसेस नेटवर्क टुगेदर विद कंप्यूटर्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट। दिस कनेक्टिविटी अलाउज फॉर डेटा collection, exchange, analysis, and potentially facilitating improvements in productivity and efficiency. ये कहते हैं डबल आईओटी जो है एवोल्यूशन ऑफ डीसीएस दैट अलाउज फॉर हायर डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, डीसीएस कह लें, स्काडा कह लें, बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग टू रिफाइन एंड ऑप्टिमाइज अ प्रोसेस कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं ये बात मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की कर रहा है और क्लाउड से इंटरनेट की कर रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ी थी। The double IoT will revolutionize manufacturing by enabling the acquisition एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फार ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ डेटा। अब जाहिर है हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में रियल टाइम डेटा अगर कैप्चर नहीं कर रहे, लूज कर रहे हैं, तो उसमें फार ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, रियल टाइम डेटा बहुत, और हर किस्म का डेटा कैप्चर हो रहा है, ग्रेटर स्पीड पे कैप्चर हो रहा है और बहुत एफिशिएंटली कैप्चर हो रहा है। तो इसमें बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि नंबर ऑफ इनोवेटिव कंपनीज हैव स्टार्टेड टू इंप्लीमेंट आईओटी बाय लेवरेजिंग इंटेलिजेंट
connected devices in the factories. तो इसमें ये कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ IoT टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कॉल्ड डबल IoT और इंडस्ट्रियल इंटरनेट और इंडस्ट्री 4.0। तो ये कहते हैं डबल IoT का आप इंडस्ट्री 4.0 भी कह लें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ कि इंडस्ट्री 4.0 डबल IoT एक टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री 4.0 की, ठीक है। तो आप डबल IoT डैश हाइफन इंडस्ट्री 4.0 इसको कह सकते हैं। इंडक्टिव ऑटोमेशन के बाद हम लोग देखते हैं जी जनरल इलेक्ट्रिक, ये बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत मेजर लेवल पे काम करती हैं। तो मैंने ISA का बताया, जी का बताया। तो जी कहता है डबल IoT इज pervasive in the context of industry as digital transformation has become a business priority for many organizations. Double IoT रेफर करते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट brings together critical assets, advanced predictive and prescriptive analytics and modern industrial workers. तो bring together critical assets की बात वही है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो सबको एक साथ ला रहा है। वही मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है और वर्कर्स का भी कॉन्सेप्ट है। ये वर्कर्स की फॉर एग्जांपल इसमें एफिशिएंसीज भी आ सकती है कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा बंदा किस एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ इंडस्ट्रियल डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज that results in system that can monitor, collect, exchange, analyze and deliver valuable new insights like never before. These insights can then help. अच्छा, इन्होंने बहुत ही ज्यादा किताबी डेफिनेशन लिख दी है, तो मेरे ख्याल से ISA की डेफिनेशन सबसे अच्छी थी। तो ये जेनेरिक डेफिनेशन इसलिए बनाते हैं जब कोई मेजर कॉन्सेप्ट कैप्चर करना हो। तो मैंने ये काफी डेफिनेशंस आपको बता दी हैं। अभी जो प्रोसेस होता है उसमें मोस्टली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, कि जो मैंने हिरार्की बताई थी ना, फील्ड लेवल, कंट्रोल लेवल, स्काडा लेवल, उसके अंदर आपने देखा होगा कि PLCs हैं, HMIs हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, वो आपस में अक्सर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही होती है। एक मशीन के ऊपर PLC HMI लगी हुई है, दूसरी मशीन का हो सकता है उससे ताल्लुक ही ना हो, वो अलग मशीन HMI यूज कर रही है। या अगर सेंट्रलाइज भी कुछ है तो उसके अंदर स्काडा वगैरह यूज हो रहा है, तो उसके अंदर हो सकता है मल्टीपल OPC सर्वर्स यूज हो रहे हो। OPC होता है ओपन प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन, और उसका जो नया वर्जन है वो यूनिफाइड आर्किटेक्चर का वर्जन है। तो वो आपको अभी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताता रहूंगा ऐसा ऐसा। तो OPC एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है और आपकी उर्दू है, तो हम लोग OPC एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज रख लेंगे जिसमें हम दोनों आपस में बात कर सकें, मेरी कम्युनिकेशन। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर एक का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सीरियल कम्युनिकेशन है, एक का प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन ईथरनेट कम्युनिकेशन है। तो मैं दोनों का डेटा OPC पे भेज सकता हूँ, जो कि स्काडा के अंदर हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें अक्सर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो जाती है। बहुत सारी डिवाइसेस बहुत डिफरेंट तरीके से आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम इस तरह से बन नहीं पाता। तो एक मेजर लैग यहाँ पर आ जाता है। हमारा काम क्या है इंडस्ट्रियल IoT में, कि हम लोग ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज करें जिसके जरिए हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का हिसाब किताब, कोई सिस्टम आर्किटेक्चर इस तरह से बन जाए कि सारी डिवाइसेस एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे, एक ऐसे सर्वर पे डेटा भेज रही हो जिसपे सारी डिवाइसेस आपस में डेटा भेज भी सके और रिसीव भी कर सकें। ये अचीव कर सकते हैं हम लोग MQTT के जरिए और OPC UA के जरिए। MQTT OPC UA दोनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, या एक OPC UA एक पूरा फ्रेमवर्क है। OPC UA के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन कीवर्ड ये कि जो प्रैक्टिकली हम लोग काम करना है, हमने ऊपर देख लिया डबल IoT मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो यूज करें किस तरह से। तो उसके अंदर हम लोग MQTT टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि सब डेटा हम लोग MQTT के जरिए एक सर्वर पे भेजें और MQTT के जरिए ही डेटा क्लाउड पे भेज सकते हैं। हम लोग अक्सर देखा होगा आर्डिनो पे जिन लोगों ने काम किया हुआ रास्पबेरी पाई पे, वो MQTT की लाइब्रेरीज यूज करती हैं। तो MQTT के जरिए हम लोग डेटा उस पर भेज सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आर्किटेक्चर बनता है। OPC जो फॉर एग्जांपल OPC DA हम लोग यूज करते थे, उसके अंदर इस तरह से कुछ लिमिटेशंस होती थी कि फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास HMI, SCADA, MES, हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन का काम होता है डेटाबेस स्टोर करने का, MES OW CMMS, SCADA डेटा सेंट्रलाइज करने का। यहाँ पे सारे PLCs लेवल है। तो इसके अंदर लिमिटेशन क्या होती थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन आपस में नेटवर्किंग हो रही है। यहाँ पर अक्सर IT लेयर्स भी आ जाती थी और यहाँ पे OT लेयर्स आ जाती थी और आपस में इनकी कन्वर्जेंस कुछ इस तरह से होती थी। अब चीजें किस तरह से आसान हो गई हैं कि हमारे पास OT और IT की जो कन्वर्जेंस हो रही है, इसीलिए कहते हैं ना डबल IoT में OT और IT दोनों मिक्स हो रहे हैं। वो इस तरह से मिक्स हो रही है कि हम लोग MQTT फॉर एग्जांपल ब्रोकर यूज कर लें, या हम लोग ऐसा क्लाउड या सॉफ्टवेयर यूज कर लें जो सारा डेटा इस पे आ रहा हो, इसी से डेटा पब्लिश हो और सब्सक्राइब हो।
ठीक है। तो MQTT ब्रोकर जो है ना, क्लाउड पे भी जब हम लोग डेटा भेजते हैं तो उस पर एक पब्लिक MQTT ब्रोकर होता है और एक लोकल MQTT ब्रोकर होता है जो हम लोग कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने हाइव MQ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सारा PLC, HMI, MES, SCADA सब डेटा यहाँ पर आपस में एक जगह पे आ रहा होगा और एक जगह से ही सारा डेटा एक्सेस हम लोग कर पा रहे होंगे। इसी तरह एक यही एग्जांपल है कि सीमेंस हो गया, इग्निशन हो गया। सीमेंस मेरे ख्याल से सीमेंस के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं स्काडा और प्लेटफॉर्म्स के। तो सीमेंस का एक वर्जन है सीमेंस ओए हो गया, उसके अंदर क्या होता है कि या इग्निशन हो गया, इसके अंदर हम लोग MQTT के साथ यूज करते हुए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ऐसा सर्वर बना सकते हैं जिसपे सारा डेटा मेरे पास पब्लिश भी हो रहा हो, PLC का, HMI का, सेंसर्स का, RTUs का, और सारा डेटा हम लोग सब्सक्राइब भी कर सकें, मतलब ले भी सकें और डेटा दे भी सकें। तो इस तरह से डबल IoT के कुछ मॉडल आपके बनेंगे। प्रैक्टिकल मॉडल है, इसको हम लोग फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे कि हम लोग MQTT को लेके और क्लाउड को लेके कुछ प्रैक्टिस करेंगे, वो मेरी टीम इंशाल्लाह आपको गाइड करेगी कल के सेशन में। एक मॉडल ये हो सकता है कि मैंने ISA 95 का पर्ड्यू मॉडल दिखाया था कि अक्सर हम लोग ये करते हैं कि यार बजाय कि हम लोग पूरी इंडस्ट्री को इस तरह से ऑटोमेट करें, अक्सर लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री के अंदर टैंक लगा हुआ है, एक इंडस्ट्री के अंदर मशीन है, उसका कुछ डेटा क्लाउड पे भेजना है, तो बजाय कि इस तरह से पूरा मॉडल बनाए कि एक पूरा एक सॉफ्टवेयर करें, उस पर डेटा भेजें, फिर उससे क्लाउड भेजें, वो क्या करते हैं एक PLC लेंगे, सीमेंस का PLC ले लिया, PLC नेक्स्ट ले लिया आपने, और उसका थोड़ा बहुत डेटा आपने डायरेक्ट क्लाउड पे भेज दिया। इस तरह से भी आप एक मॉडल बना सकते हैं। या स्काडा को कुछ डेटा लिया, वो क्लाउड पे भेज दिया, जिसमें आपने मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करनी है, रिमोटली मॉनिटर करना है आपने, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ हम लोग मॉडल प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको जो चीजें है ना की टेक्नोलॉजी, अगर आपको PLC HMI स्काडा की कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाए, आपको MQTT की कुछ क्लाउड की कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाए, तो आप ये वाला फ्रेमवर्क भी कुछ पूरा फॉलो कर सकते हैं, ये वाला फ्रेमवर्क भी फॉलो कर सकते हैं, ये वाला मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आर्किटेक्चर किस तरह से बनता है? हम लोग सीमेंस के अंदर, PLCs के अंदर या HMI लेवल पे टैग्स यूज करते हैं। टैग्स क्या होते हैं? अगर आप PLC का पता हो कि इनपुट्स के ऊपर X0, X1, X2, आउटपुट के ऊपर Y0, Y1, या फिर हम लोग यूज करते हैं, अगर मैं इस पे लिख सकूं मेरे ख्याल से, अच्छा ये मेरे ख्याल से अभी उस तरह से मैं इस पे लिख नहीं सकता, मैं नोट पैड पे लिख के बता देता हूँ आपको कि अगर मैं नोट पैड लूँ यहाँ पर और इरेजर से मैं ये करूँ, यहाँ से मैं एक मार्कर ले लेता हूँ और यहाँ पर अब क्या होता है कि ये हमारे पास मशीन है, ठीक है। PLC पीछे पैनल लगा होता है जिसमें मशीन के पीछे PLC लगा हुआ है और आगे HMI लगी हुई है आपकी, HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस। बंदा मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ जैसे वो हैंगमैन में नहीं होता था, ऐसे ही बनता था मेरे ख्याल से। वो HMI से डेटा देखता है, यहाँ पे अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। HMI से वो डेटा विजुलाइज करता है, PLC पीछे लगा मशीन कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह एक और आपकी मशीन आ जाएगी, इसी तरह एक और मशीन 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह PLC यहाँ पे लगे होंगे पैनल्स के अंदर, HMI बाहर लगी होगी डिस्प्ले के लिए। तो इस तरह से आपके ऑपरेटर आ जाएंगे, ठीक है। मेरी डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। स्काडा कुछ इस तरह से आ जाएगा, स्काडा जो कि एक सुपरवाइजरी सॉफ्टवेयर और डेटाबेस का लोगो कुछ इस तरह से बनता है। डेटाबेस, ये कुछ 3 स्टैक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये इस पे कंप्यूटर के ऊपर ये स्काडा चल रहा होता है। अब क्या होगा, PLC डेटा यहाँ पे भेजेगा, PLC डेटा यहाँ पे भेजेगा। इन दोनों PLC में फॉर एग्जांपल ईथरनेट है और ये ईथरनेट को एक्सेप्ट करता है, जैसे प्रोफीनेट, सीमेंस वाले उसको प्रोफीनेट कहते हैं, थोड़ी ट्यूनिंग वगैरह करके उसकी, ठीक है। अगर यहाँ पे LM बैठ जाएगा, कोई डेल्टा का PLC है, डेल्टा के अंदर ईथरनेट नहीं होता, RS-232 है, तो आप एक OPC सर्वर बनाओगे जो कंप्यूटर पे चल रहा होगा, वो उस पर डेटा भेजेगा। OPC मैंने बताया डिफरेंट लैंग्वेजेस को आपस में कम्युनिकेट करा देता है, तो वो स्काडा पे भेज देगा, ठीक है। तो और इस तरह से कुछ आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का आर्किटेक्चर बन रहा होगा, OPC यूज करते हुए, PLC, HMI और यूज करते हुए और स्काडा। और उसके बाद IT की जो टीम होती है, ये OT लेयर है पूरी, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें इंजीनियर्स काम करते हैं। IT की टीम क्या करती है कि MES और ERP पे काम कर रही होती है
और ये सारा डेटा यहाँ से इस तरह से उठ के यहाँ पर इस तरह से आ रहा होता है। तो ये कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर अभी आपका प्लांट्स के अंदर बन रहा होता है। और अभी क्या करेंगे हम लोग सिंपली कि प्रैक्टिस पर्पस के लिए, या अभी जो कंपनीज करती हैं वो पूरा आर्किटेक्चर नहीं करती है, इसको पूरे को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास पीएलसी लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास पीएलसी लगा, पीएलसी का मतलब किसी मशीन में ही लगा होगा, पीएलसी लगा हुआ है। किसी में एमक्यूटीटी होगा जैसे पीएलसी नेक्स्ट में है, सीमेंस में। किसी में नहीं होगा, सीरियल कम्युनिकेशन होगी, डेल्टा में एमक्यूटीटी नहीं है, तो उधर वो आपके पास गेटवे यूज करेंगे। मैं जी से लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल गेटवे ऐसी डिवाइस होती है जो RS-232 को एमक्यूटीटी में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, इसमें एमक्यूटीटी है फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो ये सारा डेटा आपके पास एमक्यूटीटी सर्वर में जा रहा होगा। सही है। फायदा क्या होगा इससे, फिर आप क्लाउड पे भेज दो डेटा, यहां से अब बाकी भी स्काडा भी लिंक होगा, MES भी लिंक होगा, डेटा सेंड रिसीव दोनों हो सकता है। इस तरह से बन रहा होगा। लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए ये कॉन्सेप्ट ना अभी काफी सारी इंडस्ट्रीज को, जो सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको भी ये क्लियर नहीं है। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि समझाने के लिए मैं इसको जरा माउस से नीचे कर लेता हूँ। हम लोग समझाने के लिए क्या करते हैं उसको, और सर कोर्सेज के अंदर। जी जी। सर आपके एनोटेशंस नजर नहीं आ रही हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। मुझे वापसी थोड़ा सा कवर करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं। मैं स्क्रीन शेयर कर देना, उसमें मैंने विंडो शेयर की हुई थी। अब नजर आ रही है आपको? जी जी सर, अब बिल्कुल नजर आ चले, रही मैं हैं। थोड़ी सी मेहनत और कर लेता हूँ। अभी हमारा किस तरह से लेवल होता है इंडस्ट्री 3.0 या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, कि हमारे पास मशीन है यहाँ पर, ठीक है, पीछे पैनल है जिसमें पीएलसी लगा हुआ है, और आगे HMI लगी हुई है, और यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है जो HMI से मॉनिटर कर रहा है, पीएलसी मशीन को कंट्रोल कर रही है, और मशीन के अंदर सेंसर्स है। तो इस तरह की और मशीन्स भी होती हैं, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। ठीक है, होता ये कि ये पीएलसी HMI आ गया, इधर भी पीएलसी होगा, इधर भी पीएलसी होगा, इधर भी पीएलसी होगा। अब हो सकता है ये पीएलसी डिफरेंट ब्रांड को, यहाँ पे सीमेंस यूज हो रहा हो, यहाँ पे एलन ब्रैडले यूज हो रहा हो, यहाँ पे डेल्टा यूज हो रहा हो। अब स्काडा अगर मैं सीमेंस का यूज कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर है स्काडा, ठीक है, ये हो सकता है इससे प्रॉफिनेट, जो इथरनेट की एक समझो कि इथरनेट के ऊपर ही चलता है, TCP/IP के ऊपर प्रॉफिनेट कहते हैं, उसके जरिए ये डायरेक्टली यहाँ पे स्काडा पे लिंक हो जाए। एलन ब्रैडले का प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हो सकता है मुझे यहाँ पे OPC यूज करना पड़े, जो भी वो भी कंप्यूटर में चल रहा होगा, ये भी पीसी पे चल रहा होगा, ये भी पीसी पे चल रहा होता है। कैप सर्वर इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। ये ए भी एलन ब्रैडले का डेटा इस पे आ जाएगा, ब्रांड है, डेल्टा का डेटा इस पे आ जाएगा। ये भी अगर सीमेंस का पीएलसी है तो ये डायरेक्टली इधर चले जाएगा। तो इस तरह से स्काडा का नेटवर्क बन रहा होता है। ये OT लेयर होती है, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे IT लेयर होती है, IT वाले बैठे होते हैं जो कि MES और ERP पे काम कर रहे होते हैं, SAP सिस्टम पे और इस प्लानिंग सॉफ्टवेयर पे। तो ये डेटा सारा ये यहाँ से इस तरह से कैप्चर कर रहे होते हैं, ये लेयर बन रही होती है। लिमिटेशंस मैंने बताई थी, पीएलसी हो सकता है आपस में उस तरह से कम्युनिकेट ना कर रहे हो, आपस में हो सकता है आपस में कम्युनिकेशन ना हो रही हो, डिफरेंट मशीन्स के ऊपर ही हो सकते हैं, अगर एक मशीन के अंदर नहीं है। सही है, डेटा हमारे पास उस तरह से रियल टाइम में कैप्चर नहीं हो रहा होता, लॉस हो रहा होता है या वेस्ट हो रहा होता है डेटा। ठीक है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन अचीव नहीं हो सकती, बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होते हैं। अब सबके अंदर एक प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इंडस्ट्री 4.0 के अंदर मैं इसको अगर साइड पे ले जाऊं बजाय कि उधर लेके जाने के, नीचे लेके जाने के, ताकि आप लोग ये दोनों साइड बाय साइड देख सकें। तो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर क्या होगा, इंडस्ट्री 4.0, अब इसके अंदर क्या आएगा कि मैंने एक तो जितने भी पीएलसी है ना, जितनी भी मशीन्स है, उनके अंदर मैंने कोशिश ये करनी है कि MQTT प्रोटोकॉल यूज हो। इसके अंदर हो सकता है ये पीएलसी नेक्स्ट हो, इसके अंदर MQTT हो। ये सीमेंस का पीएलसी है, इसके अंदर MQTT की लाइब्रेरी भी आती है, इसके अंदर भी हो। ये डेल्टा का है, इसके अंदर हो सकता है MQTT ना हो। ये फैटेक का पीएलसी, इसके अंदर हो सकता है MQTT ना हो।
क्योंकि मुझे सब डेटा भेजना अपने MQTT सर्वर पे। सही है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, ये MQTT जिसके अंदर है वो डायरेक्टली भेज देगा, ये MQTT जिसके अंदर वो डायरेक्टली भेज देगा, जिसके अंदर नहीं है वहां पे मुझे गेटवे यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लोग करते हैं कि पीएलसी के साथ रास्पबेरी पाई लगा देते हैं, या सीमेंस के अपने गेटवेस आते हैं वो लगा देते हैं। उससे जो फॉर एग्जाम्पल डेल्टा 232 पे भेज रहा है, डेटा 485 पे भेज रहा है सीरियल कम्युनिकेशन से, उससे रास्पबेरी पाई लगा के इसको MQTT में कन्वर्ट कर लो और वो MQTT सर्वर पे भेज दो यहाँ पे। इसी तरह पीएलसी से डेटा यहाँ पर भी गेटवे लगाकर और यहाँ पर MQTT भेज दो, और MQTT पे आपका स्काडा के अंदर अब MQTT आने लग गया है, MES के अंदर भी काफी सारों में आ गया है, ERP के अंदर अपने कनेक्टर्स होते हैं लेकिन वो IT वाले यहाँ पर लिंक कर लेते हैं उसको। सही है, तो OT IT लेयर अब कंबाइन हो गई यहाँ पर। किस वजह से? ये MQTT सर्वर यूज करने की वजह से। MQTT क्या है इसको काफी डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। तो ये जो लिमिटेशंस है यहाँ पर ये कुछ खत्म हो गई। MQTT के अलावा यहाँ पर और इस आर्किटेक्चर में सीमेंस वाले OPC UA भी यूज करते हैं। उसकी सर्टेन लिमिटेशन से OPC UA के अपने फायदे हैं और MQTT के अपने फायदे हैं। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि मैं यूट्यूब पे इंशाल्लाह वक्तन बवक्तन डिस्कस कर लूंगा। बट अभी कॉन्सेप्ट आपको MQTT पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्रियल IoT के अंदर भी वो यूज होता है, क्लाउड के ऊपर भी वही अवेलेबल है, क्लाउड के ऊपर अब डेटा मैं भेज सकता हूँ यहाँ पर। तो पूरे प्लांट का डेटा मेरे पास अब इधर MQTT पे आ रहा है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को और बहुत कम इंडस्ट्रीज को और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर को मालूम है। ये कॉन्सेप्ट बाहर यूज हो रहा है, बाहर की इंडस्ट्रीज में जिनके साथ मेरा ताल्लुक है, जिन लोगों से मैंने ट्रेनिंग्स ली है, जिनके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स किए, वो ये बाहर कॉन्सेप्ट यूज ऑलरेडी कर रहे होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। इंडस्ट्री 4.0 की टर्म भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्री 3. जर्मन इंडस्ट्री से उठी थी। विकिपीडिया पे भी आप इंडस्ट्री 4.0 की डेफिनेशन देखेंगे, वो डेफिनेशन वो कोई नहीं होगी जो अक्सर पाकिस्तान में लोग यूज कर रहे होते हैं, वो भी स्मार्ट फैक्ट्री और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही होगी। तो इसमें आप क्या हो गया, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इजीली यूज कर सकते हैं। सब में सेम प्रोटोकॉल MQTT यूज हो रहा है, इंटरनेट भी आ गया सब में। MQTT है DNS के जरिए, MQTT और DNS के जरिए हम लोग, DNS नेटवर्किंग की एक टर्म है, उसके जरिए हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कर लेते हैं। और डेटा अब आपका सारा क्लाउड भी यूज कर रहे हैं, तो डेटा अब सारा रियल टाइम में स्टोर भी हो रहा है, हिस्टोरियंस भी यूज कर रहे होते हैं, क्लाउड भी यूज हो रहा है, तो डेटा रियल टाइम में स्टोर हो रहा होता है। अब सिखाने के मकसद के तहत और स्टार्टिंग मकसद के तहत, क्योंकि ये स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, आपके पास PLC HMI नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, या इंडस्ट्री के अंदर ये MQTT सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, हर कोई PLC डिफरेंट प्रोटोकॉल पे कन्वर्ट कर रहा है, कितने सारे आप गेटवेज लगाओगे यहाँ पर, या क्या क्या आपको लगाने पड़ेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अक्सर इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट कर लेती हैं कि वो कोई टैंक है आपका इंडस्ट्री में। अब ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में तो PLC HMI SCADA पूरा हर चीज ही यूज हो रही है, हर मशीन से हम लोग डेटा कैप्चर कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई टैंक है इंडस्ट्री में, वो क्या करते हैं, इधर सेंसर लगाएंगे, रास्पबेरी पाई लगाएंगे, या अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई हुई, ज्यादातर रास्पबेरी पाई छुपाकर यूज कर रहे होते हैं उसमें ठीक है, और वो भेज देंगे डेटा क्लाउड पे MQTT के जरिए, और वो बोलेंगे डबल IoT जो है ना प्रोजेक्ट हो गया। देखा जाए डबल IoT का थोड़ा सा पोर्शन इन्होंने, थोड़ा सा पोर्शन भी क्या है, एक माइनर से उन्होंने टास्क किया है, बट डबल IoT का जो कॉन्सेप्ट है मैंने वो बताया, वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी का है, तो उसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ये एक लूज कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बताया था घर में आपने मोबाइल फोन से वो कर लिया, AC कंट्रोल कर लिया, एक लूज कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, बट इट इज नॉट ट्रू IoT। ट्रू डबल IoT मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बता दिया किस तरह से आपका MQTT यूज हो रहा होगा क्लाउड। एक सेकेंड, ऊपर मैंने यहां पर बता दिया MQTT सर्वर यूज होते हुए सारा डेटा आपका एक सर्वर पे मौजूद होगा और क्लाउड पे जा रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी रास्पबेरी पाई यूज करते हुए डबल IoT के अंदर, क्योंकि PLC यूज होंगे, ISA कहता है PLC यूज करने आपने, रास्पबेरी पाई एक उस तरह से कंट्रोल डिवाइस नहीं है, मॉनिटरिंग के लिए आप थोड़ा बहुत सीखने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना समझने के लिए या हम लोग कोई प्रोजेक्ट करने के लिए स्टार्ट इंडस्ट्री में किधर से लेंगे, एक PLC यूज करेंगे जिसके अंदर MQTT होगा और इंटरनेट होगा, DNS होगा, सॉरी
ये थोड़ा मुश्किल है, मैं डिजिटल टैबलेट यूज कर रहा हूँ, माउस यूज नहीं कर रहा, तो इस पर मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसा पीएलसी यूज करेंगे, इसके जरिए डेटा हम लोग क्लाउड पे भेज देंगे। ठीक है, तो अब होगा ये कि डेटा स्टोर भी हो रहा है क्लाउड के ऊपर, आप एआई भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्लाउड के ऊपर डेटा स्टोर भी हो रहा है, एमक्यूटीटी भी यूज हो रहा है, क्लाउड के ऊपर ही एमक्यूटीटी ब्रोकर होता है, क्लाउड के ऊपर भी होता है या कंप्यूटर के ऊपर भी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर अपना क्लाउड उस तरह से सर्विस बनाना चाह रहे हैं तो लोकल एमक्यूटीटी ब्रोकर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से भेजते हैं। और हम लोग सेशन में प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, अब आपको समझ आ गया होगा कि एमक्यूटीटी, इंटरनेट और क्लाउड कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, एमक्यूटीटी का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उससे डेटा क्लाउड पे भेजाएंगे। तो हम लोगों ने अगर इतना काम भी कर लिया अपने सेकंड सेशन में, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एमक्यूटीटी किस तरह से यूज होता है और क्लाउड किस तरह से यूज होता है। यहाँ पर हम लोग इंटरनेट भी यूज कर रहे होंगे ऑब्वियसली, और हो सकता है पाइथन या नोड रेड हम लोग इसमें यूज करें, प्रोग्रामिंग भी यूज हो रही होगी। तो क्योंकि आपके पास हार्डवेयर नहीं होगा, तो इस तरह से हम लोग सीखने के लिए कर सकते हैं। आईबीए के अंदर भी हम लोग इस तरह से करवा रहे होता है। तो कॉन्सेप्ट डबल आईओटी का पूरा आर्किटेक्चर ये वाला है जो ऊपर मैंने बनाया। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटर ले लेता हूं मैं, सॉरी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये डबल आईओटी का ओटी आईटी की कन्वर्जेंस है। और ये कॉन्सेप्ट लोग सर्विसेज प्रोवाइडर रास्पबेरी पाई और वो लगा के कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सीखने के लिहाज से आप सही है, रास्पबेरी पाई का डेटा क्लाउड पे भेजते हैं। हम लोग सिखाते या स्टार्ट किस तरह से करते हैं कि पीएलसी का डेटा क्लाउड पे भेजते हैं जिसमें एमक्यूटीटी और इंटरनेट होता है, जैसे पीएलसी नेक्स्ट या सीमेंस है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, स्केलेबिलिटी आसान है कि आपने पीएलसी लगाया हुआ है किसी मशीन में, तो अगली मशीन में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करनी है, एक और पीएलसी लगा दिया, एमक्यूटीटी है, तो वो आपस में भी बात कर सकते हैं और क्लाउड पे भी भेज सकते हैं, या एक एमक्यूटीटी सर्वर या सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये एमक्यूटीटी का बना सकते हैं। और सीखने के लिए हम लोग एमक्यूटीटी क्लाउड यूज कर सकते हैं। एमक्यूटीटी कौन सा यूज करते हैं हम लोग, मॉस्क्यूटो यूज करते हैं। लोकल जो सर्विस है कंप्यूटर के ऊपर मॉस्क्यूटो सर्विस यूज करते हैं, पीसी के ऊपर यूज होती है। अक्सर लोग आईओटी भी सिखा रहे होते हैं ना, उनको इन चीजों का आइडिया नहीं होता है एमक्यूटीटी और मॉस्क्यूटो का, ऊपर डेटा क्लाउड पे भेज देते हैं। ये एमक्यूटीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड हम लोग कौन सा यूज करते हैं सीखने के लिए, आईबीएम बहुत अच्छा है। वैसे इंडस्ट्री में हम लोग अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले ओपीसी यूए की सर्विस भी देते हैं अपार्ट फ्रॉम एमक्यूटीटी। और मॉस्क्यूटो आईबीएम। कंप्यूटर के ऊपर अगर हमें ये आर्किटेक्चर बनाना है, हम लोग नोड रेड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये मैंने लिखने का तरीका इसलिए अपनाया था कि आप लोग को कुछ चीजें समझ में आ सकें। पार्टिसिपेंट्स अभी माशाल्लाह से ज्यादा है, 155। मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। टू सेंड डेटा इन क्लाउड अदर देन द पीएलसी वी कैन यूज एचएमआई टू सेंड डेटा टू एमक्यूटीटी अदर देन, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो सेंड डेटा टू क्लाउड अदर देन पीएलसी, अगर पीएलसी से आपने नहीं भेजना तो हाँ, एचएमआई से भी भेज सकते हो। आजकल एचएमआई जो आ रही हैं, एचएमआई जो आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल एचएमआई से भी आप डेटा, या स्काडा से भी आप डेटा, आपने ये देखना कि एचएमआई उनके अंदर, स्काडा के अंदर वो मौजूद हो, एमक्यूटीटी मौजूद हो, तो उससे भी आप क्लाउड में भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। तो यही तो कॉन्सेप्ट है डबल आईओटी का, जो मैंने यहाँ पे क्लियर किया आप लोग को। ये जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें पीएलसी, एचएमआई, एमक्यूटीटी सब सब डेटा क्लाउड पे भेज रहे हैं, जिसमें वो प्रोटोकॉल नहीं है एमक्यूटीटी, उसको गेटवे लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। रास्पबेरी पाई एज अ गेटवे लगा सकते हैं, बिल्कुल। इस नोड रेड इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे बहुत कम यूज हो रहा होता है, लेकिन जैसे सीमेंस की आईओटी डिवाइस है उसमें वो नोड रेड यूज करते हैं। तो ऐसा ऐसा ट्रेंड बढ़ रहा है और नोड रेड की यूजेबिलिटी और नोड रेड की केस स्टडीज बढ़ती जा रही है इंडस्ट्रीज में। तो इट इज समथिंग दैट बहुत इंटरेस्टिंग है, आनी चाहिए। नोड रेड क्लाउड थोड़ी है, आप उसको एडब्ल्यूएस और गूगल आईओटी से कंपेयर कर रहे हो। अगर नोड रेड तो इट्स अ प्रोग्रामिंग, फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिसको लो कोड नो कोड कहते हैं। कि पाइथन में अगर आपको किधर है, यहाँ पर है, पाइथन में आपको टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग करनी है, सही है पूरी, हम लोग नोड रेड इसलिए यूज कर लेते हैं खासकर बिगनर लेवल पे कि इसमें अंदर लो कोड नो कोड है, मतलब ग्राफिकल प्रोग्रामिंग। तो नोड रेड का मकसद तो ये यूज करने का, और ये आईबीएम के ऊपर भी सर्विस होती है। गूगल आईओटी कम है इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि अगर सीमेंस की एग्जांपल देखें, जनरल जी की एग्जांपल देखें, तो मोस्ट प्रेफरेंस ज्यादातर एडब्ल्यूएस पे होती है। ये कॉन्सेप्ट जरा एडब्ल्यूएस के ऊपर हमने प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और ये कुछ चीजें की हैं,
तो AWS कुछ चीजें ऐसी प्रोवाइड करता है जो इंडस्ट्री रेलिवेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ग्रीन ग्रास की AWS की सर्विस है, वो हम लोग PLC नेक्स्ट के ऊपर रन कर सकते हैं, लिनक्स बेस्ड डिवाइसेस के ऊपर रन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जरा आगे का है, गूगल IoT कम यूज करते हैं इंडस्ट्री में। मैं जिन इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ वो ऑटो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह की इंडस्ट्रीज में। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट अभी बहुत कम एग्जांपल्स हैं, कुछ जर्मन इंडस्ट्री की एग्जांपल्स हैं कि जो ट्रांजैक्शंस आपकी होती हैं कि मशीन ने कोई प्रोक्योर करना है पार्ट, मशीन को रखता है प्रेडिक्टिव उस पर अप्लाई की हुई है, कोई मोटर खराब होने वाली है, कोई चीज खराब होने वाली है, तो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस के थ्रू ऑर्डरिंग कुछ हो जाए चीजों की, ठीक है। और इनक्रिप्शन वाली बात भी है, लेकिन मेरे सामने केस स्टडीज बहुत कम है ब्लॉकचेन की अभी फिलहाल। तो मेरे ख्याल से जो चीजें इंपॉर्टेंट है पहले हम लोग उससे स्टार्ट लें, IoT, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, PLC HMI वगैरह, AI, और उसके बाद ऐसा ऐसा करें। प्राइवेसी क्लाउड के ऊपर अपनी इनहेरेंटली मौजूद है, MQTT की अपनी इनहेरेंटली मौजूद है। डिवाइसेस को हमने प्रोग्रामिंग मोड पे नहीं रखना पड़ता, रिमोट मोड पे नहीं रखना पड़ता ताकि कोई एक्सेस ना कर ले, हमें रन मोड पे रखना पड़ता है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मौजूद है ताकि हम लोग सिस्टम को सिक्योर कर सकें। और सिस्टम पहले आप लोग कर तो लो, आप लोग को पहले ही सिक्योरिटी की इतनी फिक्र हो गई है माशाल्लाह से। मतलब अगर मैं तुम लोग से सिक्योरिटी का पूछूं, सबसे पहले जब साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं पहले तो बंदे को देखते हैं। अब तुम लोग हर जगह हर एरी गेरी वेबसाइट पे अपना यूजर नेम पासवर्ड दे देते हो। क्रेडिट कार्ड की ये समझ नहीं होती कि जिस वेबसाइट पे SSL इंक्रिप्शन नहीं है या उस तरह से सिक्योर नहीं है उस पर हम लोग क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो पहले तो बंदे के अंदर वो चीज देखी जाती है, क्योंकि अगर बंदे को मैंने एक्सेस दी हुई है, वो अपनी एक्सेस ही किसी को दे देता है, वो ऐसी डिवाइस पे यूज कर लेता है, तो वो तो फिर सिस्टम कितना भी सिक्योर हो, वो बंदा एज अ मतलब ब्रीच बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बाकी है, तो मैं बता ये रहा था यहाँ पे डेटा, हाँ बात जो शुरू हुई थी वो तो रह गई। टैग्स की बात शुरू हुई थी, जब PLC के अंदर टैग्स हम लोग यूज करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा ये नीचे, एक सेकंड, ओके जा रहा है। PLC के अंदर हम लोग क्या करते हैं, PLC कोई भी यूज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल PLC डेल्टा की है, तो उसमें जब इनपुट लगाते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल सेंसर लगाया है, तो उसका एड्रेस X0 होता है, या सीमेंस के अंदर I0.0 होता है। तो PLC के अंदर हम लोग उसको टैग का नाम दे देते हैं, इसको फॉर एग्जाम्पल ये एड्रेस है, उसका फिजिकल एड्रेस है, तो उसको नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये सेंसर 1। तो इसको टैग कहते हैं, ये सिंबॉलिक नेम होता है ह्यूमन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये एब्सोल्यूट एड्रेस होता है, ठीक है। जो ये सिंबॉलिक नेम देते हैं ये टैग्स इसको कहते हैं। तो OPC के अंदर मैंने एग्जांपल दी थी, इंडस्ट्री 3.0 का आर्किटेक्चर था, उसमें हम लोग टैग्स कहते थे। अब क्या कहते हैं हम लोग, कि हम लोग जब MQTT की बात करते हैं तो उसमें टॉपिक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं machine/sensor 1। तो अब जो मेरा सेंसर है जो उधर PLC पे लगा हुआ था, इसका कर्सर जो है ना अक्सर मिसप्लेस हो जाता है, यहाँ पर लगा हुआ था। ये जो टैग मैंने नाम दिया था, अगर PLC यूज हो रहा है तो वो यही होगा, उसके अंदर टैग नेम यही होगा, लेकिन वो जब इस पे डेटा भेजेगा तो इस टॉपिक पे भेजेगा। तो PLC के अंदर मुझे अब ये टॉपिक मेंशन करना पड़ेगा, machine/sensor 1। तो इसी तरह अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मशीन लगी हुई है तो उसके अंदर सेंसर 1 है, फिर मशीन मेरे पास है, फिर सेंसर 2 है। तो इस तरह से टॉपिक बनते जाएंगे। टॉपिक लेवल हम लोग 5 से 6 रख रहे होते हैं अक्सर, क्योंकि वही मैं अभी बताता हूँ 5 से 6 क्यों रखते हैं। टॉपिक लेवल्स होते हैं, टॉपिक लेवल मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट होता है, कोई मुझे कंफर्म भी कर सकता है बाद में। 1 2 3 इस तरह से टॉपिक लेवल्स होते हैं। तो MQTT के अंदर पब्लिश सब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट होता है कि डेटा यहाँ पे पब्लिश हो रहा है और यहाँ से PLC डेटा सब्सक्राइब भी कर सकता है, ठीक है। जहां से भी उसको करना जरूरत है, यहाँ पे तो वो डेटा भेज रहा है, ठीक है। तो ये MQTT का टॉपिक्स का और पब्लिश सब्सक्राइब का ये कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर ये लाइन स्ट्रक्चर या हिरार्की इस तरह से कुछ बन जाती है कि आपकी कंपनी है, कंपनी का सारा डेटा, साइट का डेटा इधर आ रहा होगा, साइट मतलब एक पूरा प्लांट है आपका, एरिया जो है मतलब एक पूरा प्रोडक्शन एरिया, उसका डेटा यहाँ पे, लाइन का डेटा यहाँ पर एक प्रोडक्शन लाइन है, वर्क सेल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर एक मशीन प्रोडक्शन लाइन के अंदर एक यूनिट है उसका ये, उसके अंदर एक मोटर लगी हुई है उसका यहाँ पे डेटा, और मोटर के अंदर कोई सेंसर लगा हुआ उसका डेटा यहाँ पे। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर आपका बन रहा होगा। तो ये 6 से 7 टॉपिक लेवल्स हम लोग
यूज कर रहे होंगे। इसको लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ये ISA 95 की हिरार्की है, तो मॉडल वही है इंडस्ट्री 3.0 का। उसकी हिरार्की यूज करते हुए हम लोग MQTT का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस तरह से हम लोग इंडस्ट्री 4.0 का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फीचर्स क्या है? अब डबल IoT की थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो ये मैं टैबलेट अपनी रख देता हूँ। ये इस तरह की कुछ टैबलेट में यूज कर रहा हूँ, असल में इस पे डिस्प्ले नहीं है तो जरा मुश्किल हो जाता है। फीचर्स क्या डबल IoT के? साइबर फिजिकल सिस्टम है, MQTT इनेबल डिवाइसेस हैं, या एज ऑन नेटवर्क नोड्स मेरे ख्याल से इसको कहते थे, सही है। एज नोड्स आप कह लें, एज ऑन नेटवर्क। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हमने समझ लिया, MQTT हमने देख लिया। यूनिफाइड नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट हमने यही है कि MQTT एक ही सॉफ्टवेयर पे हर किस्म की डिवाइस का हर किस्म का डेटा आपके पास आ रहा हो। एज कंप्यूटिंग हमने देख लिया कि थोड़ी बहुत डेटा स्टोरिंग फॉरवर्डिंग हम लोग ऐसे PLCs हों या ऐसे कंप्यूटर्स हों जो उधर रखे हों, ये स्टोरिंग फॉरवर्डिंग हम लोग करवा रहे हो, डेटा वैलिडेशन कर और फिर डेटा क्लाउड पे भेजें। OT-IT कन्वर्जेंस हमने देख लिया, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग हमने थोड़ी बहुत समझ ली है। इंटरऑपरेबिलिटी यही है कि हर किसी डिवाइस में सेम किस्म के, जैसे MQTT सेम किस्म के प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होंगे तो वो आसान हो जाएगी। रिमोट वर्कफोर्स हो के आपके पास, जैसे आजकल पैंडेमिक में 50% वर्कफोर्स हो गई थी, तो वर्कफोर्स आपकी रिमोटली घरों से काम कर रही हो। इंडस्ट्री में भी, सॉफ्टवेयर हाउसेज में तो ईजी है, तो इंडस्ट्री में भी इस तरह से। सॉफ्टवेयर हाउसेज में किस तरह से ईजी है? इंडस्ट्री 3.0 की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, HTTP यूज हो रही है, एप्स यूज हो रही है, जिसके जरिए आप कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 में MQTT और इंटरनेट और इस तरह से हम लोगों ने यूज करनी है चीजें के रिमोट वर्कफोर्स हमारी भी तैयार हो सके। सिक्योरिटी हमने TLS यूज करना है, उसके अंदर इनबाउंड पोर्ट्स हम लोगों ने जो पोर्ट जरूरत है उसी को फायरवॉल से हम लोग फायरवॉल के थ्रू हम लोग उसको करें, एक्सेस दें। कंपोनेंट्स क्या? आपसे पूछता है डबल IoT के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंटेलिजेंट सेंसर डिवाइसेस MQTT इनेबल्ड, वायरलेस गेटवेज, वाईफाई हो, वायरलेस गेटवेज हो, डेटा एनालिटिक्स हो, एज कंप्यूटिंग या फॉग कंप्यूटिंग में एप्लीकेशंस MQTT वगैरह की हो, क्लाउड हो, पब्लिक भी हो सकता है, Amazon या AWS वगैरह ये चीजें, लेकिन इंडस्ट्री ऑन प्रेमिसेस भी बनाती है, प्रेफरेंस इसको दी जाती है। AI फॉर प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। तो कंपोनेंट्स ये होगा डबल IoT के। IT/OT की थोड़ी डेफिनेशन है, OT रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस, मशीन, ड्राइव्स एंड सो ऑन, सही है। IT रेफर्स टू एंटरप्राइज सिस्टम दैट स्टोर्ड प्रोसेसेस, तो इसमें ERP लेवल आ रहा था, इसमें PLC SCADA लेवल आ रहा था। एडवांसमेंट इन डबल IoT टेक्नोलॉजी इनेबल IT/OT कन्वर्जेंस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बाय टेकिंग बिजनेस परफॉर्मेंस टू अ न्यू लेवल। ये हम लोग चीज डिस्कस कर चुके हैं। डबल IoT सॉल्यूशंस कलेक्ट डेटा फ्रॉम फील्ड इक्विपमेंट, ये चीज हम लोग बात कर चुके हैं। डबल IoT प्रोटोकॉल के अंदर MQTT और OPC UA मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोनों के अपने फवायद हैं और अपने नुकसान हैं, तो हमें वो देखते हुए यूज करना है। EON का मतलब है एज ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो हमें डेटा MQTT के जरिए भेज सकें, MQTT प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेट करवा सकें दूसरी मशीन के साथ और क्लाउड पे भेज सकें। कुछ प्लेटफॉर्म्स है, इग्निशन है, सीमेंस ओ है, फैक्ट्री स्टूडियो है, डबल IoT प्लेटफॉर्म होस्ट, MQTT ब्रोकर जो है, HiveMQ है, EMQX है, इंटेलिजेंस हब है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को MQTT में कन्वर्ट करता है, हाईबाइट IO हब है, MQTT इनेबल्ड PLC है, PLC नेक्स्ट है, Opto 22 है, सीमेंस है। MQTT के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स है, MQTT वेनिला है 3.1.1, MQTT 5 है, MQTT स्पार्क प्लग भी है। MQTT स्पार्क प्लग भी सबसे पॉपुलर है इंडस्ट्रियल IoT प्रोटोकॉल में। बेनिफिट्स क्या है? अचीव क्या कर सकते हैं? रिमोट वर्कफोर्स आपने कर दी, घर बैठे डेटा मॉनिटर भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, ऑपरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप डेटा की विजुअलाइजेशन या डेटा के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। रियल टाइम पे डेटा मौजूद है ना, जैसे मैंने वेदर की एग्जांपल दी थी, इसी तरह इंडस्ट्री का गूगल आपके पास मौजूद है, इंडस्ट्री की हर किस्म का डेटा आपके पास मौजूद है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं आप। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बहुत पॉपुलर डबल IoT की टेक्नोलॉजी है कि आप मोटर्स की हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं कि जब खराब है उधर जाके देख ली, ये रिएक्टिव अप्रोच होती है। सही कर दिया, बेरिंग खराब हुआ सही कर दिया, वाइंडिंग खराब हुई रिपेयर करवा दी। मोटर के अंदर हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर दिया, तो कंडीशन बेस्ड करनी है कि हमने कुछ सेंसर्स लगा दिए कि टेम्परेचर और कुछ हाई होता है तो हमें पता चल जाता है कि यार चलो इसकी मेंटेनेंस कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमन ही डिसीजन ले रहा, मतलब ह्यूमन खुद डेटा देख रहा है और खुद इंफॉर्मेशन उसको कन्वर्ट करके डिसीजन ले रहा है। या फिर टाइम बेस्ड मेंटेनेंस कर देते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद 2 साल बाद हमें पता है कि बेरिंग खराब होता आ रहा है, तो हम लोग अब डेढ़ साल में चेंज कर देते हैं। प्रिडिक्टिव में क्या है कि हम लोग सेंसर्स, टेम्परेचर, वाइंडिंग के सेंसर्स, टेम्परेचर वगैरह के सेंसर्स, वाइब्रेशन के सेंसर्स लगा दिए हैं और इस तरह के सारे सेंसर्स लगा दिए। अब हमें पास्ट प्रेजेंट का डेटा भी मौजूद है और
मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रॉफिट मॉडल आता है मशीन लर्निंग में, हम लोग अक्सर यूज करते हैं, या इस तरह के डिफरेंट मॉडल यूज करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग के मॉडल्स हैं, उसको यूज करते हुए हम लोग देखते हैं कि अब जो है कब मेरी मोटर की वाइंडिंग खराब हो सकती है, उससे पहले मैं मेंटेनेंस कर लूं या कब मुझे मेंटेनेंस करनी चाहिए। तो अब आपको मशीन खुद बता रही है, ठीक है। तो ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है। इसको मैं डेटा क्लाउड पे अपने कंप्यूटर पे डेटाबेस बना के उसी पे पाइथन लगा के मशीन लर्निंग कर सकता हूँ, या क्लाउड पे डेटा भेज के क्लाउड पे ही मशीन लर्निंग कर सकता हूँ, उधर भी मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इनेबल कर रही है, बेनिफिट्स डबल आईओटी का पता है, एमक्यूटीटी के जरिए और इंटरनेट के जरिए क्लाउड पे भी डेटा भेज रही है, और प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो डबल आईओटी इंप्रूव करेगी आपकी कनेक्टिविटी, एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, टाइम सेविंग्स एंड कॉस्ट सेविंग्स। डबल आईओटी वेंडर्स कौन से? इंडक्टिव ऑटोमेशन है, हाई बाइट है, हाई फेमक्यू है, एबीबी एजिलिटी है, सीमेंस अपना माइंडस्फीयर का प्लेटफॉर्म देता है, जी अपना प्रिडिक्स का देता है। डबल आईओटी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस क्या है? डिजिटलाइजेशन है, प्रिडिक्टिव डिजिटलाइजेशन है, कि पूरा आपने पेपर वर्क जो है वो सारा डिजिटलाइज हो गया, सब चीजें आपको टैबलेट्स, मोबाइल सॉफ्टवेयर में मौजूद है। डिजिटल ट्विन का मकसद ये कि जो भी HMIs या स्काडा हम लोग यूज कर रहे हैं, अब डबल आईओटी विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह से हो रही है कि आपके पास सारा जो डेटा है, मैं इसको वापसी वो कर लेता हूं, ओके। आपके पास जो सारा डेटा है अब, इसमें हमारे पास फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन कौन सा होता था, मुझे याद नहीं है। एनीवेज, हमारे पास अब जो सारा डेटा है वो इस तरह से मौजूद है कि हमारे पास पूरी मैन्युफैक्चरिंग की एनिमेशन आ रही है कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पर है, कितने उस पर रन हो रही है, किस तरह से प्रोसेस हो रही है, मतलब किस प्रोसेस में किस स्टेज पे। तो ये डिजिटल ट्विन हम लोग बना रहे हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, रिमोट मॉनिटरिंग है, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स है, और एसेट मॉनिटरिंग है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसके अलावा मेरा अनफॉर्चुनेटली माउस जो है वो काम नहीं कर रहा। अगर मुझे कोई बता दे माइक ओपन करके जी कि सर। फुल स्क्रीन हम लोग किस तरह से करते हैं पावर पॉइंट में। सर ये नीचे जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है वहां से। अब मेरा माउस काम नहीं कर रहा। मैं माउस को असल में मूव नहीं कर पा रहा अपने, फॉर सम रीजन। मैं अच्छा हाँ। टैबलेट टैबलेट यूज करके देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से टैबलेट से मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ अपने माउस को। सही है, चलो ये फायदा हो गया टैबलेट लगाने का, थैंक जी यू। सर। अच्छा जी, तो ये उसकी एप्लीकेशन थी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो स्टार्ट किस तरह से लेंगे हम लोग डबल आईओटी में? बॉटलनेक्स फाउंड करेंगे कि इंडस्ट्री के पास असेसमेंट करेंगे, मैच्योरिटी असेसमेंट करेंगे, उसके पास इंटरनेट है नहीं है, क्लाउड है नहीं है, ऑन प्रेमिसेस या पब्लिक्स। अगर वो लेगेसी डिवाइसेस कर रहे हैं तो कितने गेटवेज हम लोग यूज करेंगे एमक्यूटीटी में कन्वर्ट करने के लिए, या हम लोग ओपीसी है वहां पर यूज करें, एमक्यूटीटी यूज करें, इस पर डिसीजन लेना है। क्लाउड के लिए एमक्यूटीटी यूज करना है, क्लाउड कौन सा यूज करना है वो ऊपर इधर हम लोग कुछ डिसाइड करे होंगे। टैग्स कितने हैं, टैग्स का मतलब ये कितने सेंसर्स या आउटपुट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग सेटअप में इश्यूज क्या है, लैक ऑफ डेटा है, या और जो भी इश्यूज हैं। डबल आईओटी होस्ट एमक्यूटीटी ब्रोकर कौन सा यूज करना है, स्काडा स्टोरियन कौन सा यूज करना है अगर मिसिंग है, और अगर है तो उसके अंदर एमक्यूटीटी है या नहीं है, या उसके लिए उसके साथ भी सॉफ्टवेयर हमें यूज करना पड़ेगा। डिसीजन ऑन क्लाउड, तो ये इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। चैलेंजेस ऑफ डबल आईओटी क्या है कि सिक्योरिटी रिस्क है और इंटरऑपरेबिलिटी, हर कोई अपना अलग स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। मेजर कंसर्न यही है बिटवीन डिवाइसेस एंड मशीन्स, ताकि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन किस तरह से इनेबल कर सकें, और ओपन प्लेटफॉर्म्स हो। एमक्यूटीटी का फायदा ये होता है वो लाइट वेट है, ओपन आर्किटेक्चर है, और लो बैंडविड्थ यूज करता है। इसी तरह ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करना है जो कुछ ना कुछ ओपन प्रोटोकॉल हो। कंपनीज नीड टू नो देयर डेटा इज सिक्योर, डेटा सिक्योरिटी एक फैक्टर है। फ्यूचर ऑफ डबल आईओटी बहुत जबरदस्त है। मार्केट इंक्रीजिंग, मार्केट स्पीड, वोलेटिलिटी, मार्केट की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ। जिन लोगों के साथ, जिन फॉरेन पार्टनर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनके हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डबल आईओटी इंडस्ट्री 4.0 पे। पाकिस्तान के अंदर एंग्रो का डिजिटलाइजेशन डिपार्टमेंट है, के इलेक्ट्रिक का डिजिटलाइजेशन डिपार्टमेंट है। तो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कोई प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का सोल्यूशन डिप्लॉय कर रहा है, कोई जो है वो सप्लाई चेन वेयर हाउसिंग का सोल्यूशन डिप्लॉय कर रहा है डबल आईओटी बेस्ड, कुछ जो है स्काडा प्लस डबल आईओटी प्लेटफॉर्म्स इस तरह से यूज कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन करने के लिए।
कुछ ERP सॉफ्टवेयर इस तरह से डेवलप करें कि पूरे बिजनेस की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। तो ये प्रोसेस ऑनगोइंग है। In most cases, companies won't be able to take advantage of more Industry 4.0 technologies such as AI, digital twin, predictive analytics without collecting and analyzing lots of data. Most often generated. तो हमें सेंसर्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैप्चर कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव IoT फ्रेमवर्क एंड आर्किटेक्चर आर एसेंशियल। कि IoT की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो जो हम लोग शुरू में बना सकें कि इस तरह से डेटा कैप्चर करना है और डिजिटल इकोसिस्टम हमें बनाना है। कोई भी चीज सीखने के लिए मैंने एंड में चीज डाली भी है कि हमें पैरेटो रूल अप्लाई करना चाहिए कि 20% ऐसी चीजें सीखनी चाहिए जिससे हम लोग 80% रिजल्ट जो हैं वो अचीव कर सकें। 20% ऐसी चीजें सीखें जिससे 80% आउटकम्स हमें मिल सकें। तो स्टार्ट का तरीका मैंने बता दिया था। हम लोग कल के सेशन में MQTT इस तरह से यूज करेंगे, MQTT क्लाउड और नोटेड, कि चाहे वो MQTT बाद में आपको PLC में यूज करना पड़े, रास्पबेरी पाई में यूज करना पड़े, आप लोग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करानी पड़े, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर उसमें हो जाए। तो मेरे ख्याल से सेशन ऑलमोस्ट चीजें कवर हो गई हैं। सवाल हम लोग ले सकते हैं ताकि हम लोग कुछ कन्वर्जेशन कर सकें। मेरे पास कुछ 5 मिनट्स हैं जिसमें हम लोग कुछ सवाल ले सकते हैं। जी sir. Thank you very much, Mr. Rana. It was a very informative session, and I'm sure that all the participants in this meeting also feel the same way. If anyone has any questions, kindly raise your hand so we can unmute you, or you can type the question in the chat box along with your name and affiliation. Please do mention your name, your university, and your city name along with your question in the chat box. Or you can just raise your hand. Sir, we have a question. What are the basics one should know before diving into IoT? ओके, IoT के लिए मैंने बताया था कि IoT जो है वो सबसेट है IoT का और इंडस्ट्री 4.0 का, और उसके लिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्री कि इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, जैसे मैंने फैक्ट्री IO का एप्लीकेशन को यूट्यूब पे डाली हुई है जिसमें इंडस्ट्री का बताया हुआ है, पैनल्स किस तरह से दिखते हैं, कन्वेयर्स किस तरह से दिखती हैं, बेसिक ऑफ इंडस्ट्री आपको पता हो। उसके अलावा पहली चीज बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोसेसेस, दूसरी चीज है बेसिक्स ऑफ PLC HMI SCADA के इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज किस तरह से यूज होती हैं चीजों को ऑटोमेट करने के लिए, इसकी बेसिक्स। उसके अलावा IoT के अंदर हम लोग MQTT और क्लाउड किस तरह से यूज करते हैं। तो ये सब चीजें यूज करते हुए फिर आप IoT के अंदर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मोटी मोटी चीजें हैं कि इंडस्ट्री प्रोसेसेस, PLC HMI की बेसिक्स, MQTT और क्लाउड। तो ये चीजें हैं जिससे आप IoT की मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। All right, thank you, sir. We have one more question. How does SCADA handle data? SCADA अच्छा सवाल है। SCADA डेटा इस तरह से हैंडल करता है कि डेटा सेंसर्स क्योंकि नोट करते हैं कि टेम्परेचर मशीन का कितना है या फिजिकल पैरामीटर्स कितना है, उसको सेंसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल 0 to 10 वोल्ट के 4 to 20 मिलीएम्प्स से भेजते हैं PLC पे। PLC जो डेटा है वो PLC के अंदर प्रोटोकॉल होता है प्रॉफिनेट, जैसे सीमेंस का इथरनेट वाला। वो डेटा SCADA सॉफ्टवेयर से लिंक हो जाता है। जब SCADA से हम लोग PLC के टैग्स SCADA के टैग से लिंक कर देते हैं तो उन टैग्स के हम लोग डेटा बेसिस बना लेते हैं, या टैग्स हम लोग उसके अंदर हिस्टोरियन सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं। हर टैग का डेटा वो इस तरह से SCADA जो है SQL डेटाबेस लिंक करके हम लोग उसके अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, या तो SQL डेटाबेस यूज करते हैं या फिर हिस्टोरियंस यूज करते हैं। तो इस तरह से सारे टैग्स का डेटा हमारे पास स्टोर हो रहा होता है। Thank you, sir. Another question we have is MQTT implemented in most of the industries in Pakistan? देखें, MQTT एक प्रोटोकॉल है IoT का और IoT का। सवाल ये होगा कि IoT कितनी इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट हुआ है। तो मैंने बताया कि कुछ इंडस्ट्रीज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के सोल्यूशन कर रही हैं, कुछ सीमेंस वगैरह थी जैसे ये स्मार्ट ग्रिड्स के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही थी, कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं। तो डिफरेंट फेजेस के अंदर काम हो रहा है। तो इस तरह से मैं ये नहीं बता सकता कि ये पूरी इंडस्ट्री जो है ये वो चली गई है। वो बाहर की एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास वोक्सवैगन का प्लांट है जर्मनी में, टेस्ला के चंद प्लांट्स हैं जो इस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो बाहर की कुछ एग्जांपल्स तो मिलती हैं। Right, sir. So how to relate industrial engineering with IoT? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मैंने बताया था कि हमारे पास OEE डाउन टाइम रिपोर्टिंग, मशीन की प्रोडक्टिविटी, ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी,
इनकी प्रोडक्टिविटी इनहांस करने के लिए आपको सेंसर्स और क्लाउड की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह से आप डबल आईओटी यूज कर सकते हैं। Sir, एक और क्वेश्चन है, from where should we start learning double IoT and how to connect SCADA with IoT or DCS? Is any course available in Mindstorm for double IoT? हाँ, अच्छा सवाल है। माइंडस्टॉर्म में हम लोगों ने ये सेशन भी इसीलिए था कि मैं गाइडेंस दे सकूं डबल आईओटी पे, और वो होपफुली कल के सेशन में भी कुछ होगी कि डबल आईओटी का जो हम लोग बूट कैम्प बना रहे हैं, जो हमने लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं आपको अगर दिखा सकूं कुछ इसके हवाले से, जस्ट इन अ सेकेंड, जब तक आप लोग कुछ और सवाल कर सकते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफली दिखा देता हूं और स्क्रीन शेयर कर देता हूं कि ये तकरीबन 9 महीने का बूट कैंप है जो हम लोग लॉन्च इसलिए करने जा रहे हैं, जिसमें हर किस्म की टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हम लोग बता रहे होंगे। मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और आईओटी, तो ये वेबसाइट है IoT.mindstormengineering.com। मैं टीम से कहूँगा वो आपको शेयर भी कर दें। तो इसके अंदर 3 सेमेस्टर्स में 9 महीने का हमने प्रोग्राम बनाया है। पहला सेमेस्टर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का है, दूसरा सेमेस्टर AIoT का है कि IoT भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, और तीसरा सेमेस्टर डबल IoT का। आप जिनको कुछ PLC HMI की नॉलेज है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, वो स्किप कर दें सेमेस्टर, वो डायरेक्ट AIoT या डबल IoT में आ जाए। जिनको दोनों सेमेस्टर की नॉलेज है वो डायरेक्ट डबल IoT में आ जाए, वो मोस्टली प्रोफेशनल्स होंगे। जिनको किसी भी नॉलेज नहीं हो पूरा बूट कैंप के लिए, तो ये तकरीबन 9 महीने का बूट कैंप होगा, और ये फ्लेक्सिबल है, हाइब्रिड होगा, ऑटोमेशन प्ले के भी कुछ कोर्सेस अवेलेबल होंगे और ऑन साइट भी हो रहे होंगे। तो इस तरह से करके ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बूट कैंप हमने इसमें बनाया है, डबल आईओटी बूट कैंप। इसी तरह ऑटोमेशन प्ले के ऊपर भी डबल आईओटी बूट कैंप लॉन्च होने वाला है, अभी ऑटोमेशन बूट कैंप है। अगर मैं वो थोड़ा सा दिखा सकूं, ऑटोमेशन बूट कैंप, तो हमारा जो ऑटोमेशन बूट कैंप इस पे है, उसके अंदर आईओटी, एआई और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, ठीक है। इसके बाद डबल आईओटी का बूट कैंप लॉन्च होने वाला है। उसके कोर्सेज मैंने बताए थे, सीमेंस और पीएलसी नेक्स्ट को लेके ऑलरेडी चल रहे हैं। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें इंक्लूडेड है। बट ये ऑटोमेशन बूट कैंप उर्दू के कोर्सेज हैं, इसमें 15 कोर्सेज हैं, और इसमें बढ़ते जा रहे हैं कोर्सेज। होपफुली 3-4 महीने में 20 कोर्सेज हो जाएंगे, और ये 3000 फीस है। तो आपके पास फिजिकल ऑप्शन है माइंडस्टॉर्म का, ऑनलाइन ऑप्शन ऑटोमेशन बूट कैंप का है, और तो डिफरेंट शहरों से यहाँ पर लोग होंगे, तो दोनों ऑप्शन से आप लोग फायदा उठा सकते हैं। तो इसके अलावा कोई सवाल है तो आप लोग कर लें, 1-2 सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद सेशन इंशाल्लाह कंक्लूड करता है। Does anyone have any more questions? If not, let's proceed with the event. Sir, on behalf of all the participants and our entire organizing body, we would like to thank you humbly, Mr. Rana, for joining us today and giving us your time. It was an honor for us, and we're really looking forward to tomorrow's session as well, inshallah. सो जज़ाकल्लाह एवरीवन, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल हम लोग प्रैक्टिकली काम भी करेंगे, कुछ चीज़ों पे आपको सॉफ्टवेयर्स कुछ दिए भी जाएंगे जो मेरी टीम प्रोवाइड करेगी, ताकि आप लोग कुछ इंस्टॉल कर सकें, साथ साथ थोड़ा बहुत परफॉर्म भी कर सकें। एंड आई होप डबल आईओटी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ये सेशन यूट्यूब पे मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को नई लगी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, कुछ को तो हो सकता है कुछ भी ना पता हो क्योंकि आप लोगों ने उस तरह से इंडस्ट्री में काम नहीं किया। बट किसी का भी कोई सवाल होता है, गाइडेंस चाहिए होती है, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, और पूछ सकते हैं। Jazakallah, thank you, take care. Hafiz. Thank you very much, sir. Participants, you are requested to attempt today's attendance form, since that will be your first step towards securing your e-certificate. We would also like to thank our participants for joining us today and showing interest in our events. We hope we will see you again in the next part of this series tomorrow. Thank you very much. And goodbye Thanks to for now. PFK team as well. Thanks to PFK, Navira, Sauda. Jazakallah. Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz.